बोलो बोलो वेद व्यास यश। Yes, sir. We are getting the voice. ठीक है okay. सगुफा ये आवाज क्यों नहीं आ रही? आज हमें क्या स्टार्ट करना है यश बताएंगे आप अब हमें क्या करा था हमने पिछली क्लास में। बताओ यश विद्यास। सर ब्रीच आप कंप्लीट किया था हमने और उसके रिमेडीज के बारे में पढ़ा था। आज हमने पिछली क्लास में हमने स्पेसिफिक रिलीफ स्टार्ट किया था तो वही स्पेसिफिक रिलीफ के बारे में फिर से स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली सर मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रही बेटा। सगुफा नो वॉइस। सगुफा क्या आ रही है वॉइस? मुझे क्यों नहीं आ रही फिर? उसकी नहीं आ रही सर, सगुफा भी नहीं आ रही, मुझे भी, हमें भी नहीं आ रही उसकी आवाज। किसी को नहीं आ रही बेटा आपकी आवाज? सगुफा सर उसका स्पीकर म्यूटेड है। मेरी वॉइस आ रही बेटा? यस वेद व्यास वॉइस आ रही है मेरी? सर आप कहिए आ रही सर। बाकी लोग आ रही सर बाकी लोग म्यूटेड है। यस तो म्यूट ऑन करके। हाँ वो ऑन नहीं किया, सगुफा ने ऑन किया शायद, मुझे ख्याल से जाना चाहिए। जी सर वॉइस आ रही है आपकी। आ रही है ना? तो बेसिकली आज हमें स्टार्ट करना बेटा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। ठीक है ना? तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था? किसी को आइडिया? रविंदर आपको वॉइस आ रही मेरी? बताओ बेटा रविंदर वॉइस आ रही है मेरी? Hi, good afternoon, sir. Just now I was able to see the screen. Okay, beta. Okay. Yes, sir. Last time we studied specific relief. In the specific relief, we studied some condition under which we can seek this specific relief, like when the compensation is not enough, and we want to have some specific performance of the contract. Recovery of possession. Which would be like movable property. So basically in Specific Relief Act 1963 हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी स्पेसिफिक रिलीफ में? आज मैं फिर से स्टार्ट करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेसिफिक रिलीफ के बारे में हमने क्या पढ़ा था? जैसे आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर डैमेजेस हो रहे हैं, मैं डैमेजेस के लिए कंपनसेशन अप्लाई कर रहा हूँ तो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। अगर कंपनसेशन के लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो मैं किसके पास जाऊंगा? स्पेसिफिक रिलीफ। क्लियर है बेटा? तो आज हमें स्टार्ट करना है। सगुफा आ रही है वॉइस? एक बार बोल के दिखाओ बेटा माइक से। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, माइक में प्रॉब्लम है आपके लगता है। ग्लिच कर रही है बेटा आवाज आपकी बहुत बहुत ज्यादा। अगर बोल भी रहे हो ना, या तो कुछ मोबाइल में दिक्कत है आपके, नहीं तो फिर आप जो डिवाइस यूज कर रहे हैं उसमें दिक्कत है। ठीक है बेटा, मेरी बात आवाज तो आ रही है। मैं सर आपकी वॉइस आ रही है पर हाँ आपकी नहीं आ रही बेटा वॉइस। ठीक है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सबके पास नोट्स तो होंगे? आर्बिट्रेशन के नोट्स पहुंच गए बेटा सबके पास? हम मिल गए सर। यस सर। जी सर।
आर्बिट्रेशन के है ना बेटा सबके पास? आगे देखो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, एक रिवीजन और रिमाइंडर पढ़ा था, ठीक है ना। तो पहले मैं कुछ आपको डिस्कशन कर लेता हूँ स्पेसिफिक रिलीफ के बारे में, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम। मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? जी तो बेसिकली देखो हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में क्या पढ़ा था। ये एक्ट आपका राइट्स, रेमेडीज एंड प्रोसीजर के बारे में बताता है, ठीक। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक छोटा सा नैरो कॉन्सेप्ट है। इसको वाइड कॉन्सेप्ट में हम कहाँ पढ़ेंगे? अपने सिविल प्रोसीजर कोड LLB सेकेंड ईयर, ठीक है ना। तो LLB फर्स्ट ईयर मैंने आपको पहले भी कहा था थोड़ी सी इजी है एज कम्पेयर टू सेकेंड एंड थर्ड ईयर, ठीक है ना। क्योंकि सेकेंड एंड थर्ड ईयर में न्यू लॉ आ जाते हैं, तो न्यू लॉ को पढ़ने में दिक्कत होती है। हमने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है स्पेसिफिक रिलीफ। स्पेसिफिक रिलीफ बेटा आज मैं खत्म करा दूंगा। इसके बाद हम आर्बिट्रेशन कंसिलेशन का कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। फिर आर्बिट्रेशन कंसिलेशन करा के मैं फैमिली लॉ कराता हूँ, हिंदू और मुस्लिम लॉ, ठीक है ना। हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बाद मैं लॉ ऑफ क्राइम कराता हूँ। क्राइम के बाद आपका लॉ ऑफ टॉर्ट करेंगे, टॉर्ट यानी इंग्लिश लॉ। फिर लास्ट में लीगल लैंग्वेज, ठीक है ना, सबसे लास्ट में लीगल लैंग्वेज। तो हमारे पास LLB फर्स्ट ईयर के लिए बहुत समय, ठीक है ना, बहुत समय। मैं थोड़ा स्पीड में भी कराता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपका सिलेबस टाइम से पहले ही हो जाएगा विद रिवीजन के साथ। एक रिवीजन क्लास भी रख लेंगे हम एक दो। तो देखो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या था आपका? एक सिविल राइट्स के लिए था, क्रिमिनल के लिए नहीं था। क्रिमिनल के लिए क्या था? लॉ ऑफ क्राइम था, हमने पढ़ा था। स्पेसिफिक रिलीफ एक इक्विटेबल राइट था, यानी सबके पास एक पूरा अधिकार है। कोर्ट का डिस्क्रिजन, कोर्ट का एक इच्छा रहेगी, डिस्क्रिजन यानी कि जजमेंट, वो आपको एक तरह से पनिश भी कर सकता है एज अमाउंट ऑफ फाइन, या सेकंड आपको इम्प्रिजनमेंट ऑफ जेल हो सकती है, ठीक है ना। अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ना था बेटा स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में? देखो स्पेसिफिक रिलीफ में ये चीजें, सबसे पहले एक रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में कौन कौन परफॉर्म कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है। डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट पढ़ेंगे। रेक्टिफिकेशन, बदलाव, रिसेशन, कैंसिलेशन, कैंसिलेशन, डिक्लेरेटिव, ये सब प्रिवेंटिव रिलीफ। फिर लास्ट में देखो अगर ब्रीच होता है तो टू बी ब्रीच में इंजेक्शन में टेम्पररी और परपेचुअल, परपेचुअल यानी कि परमानेंट इंजेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ये सब कुछ सेक्शन के साथ प्रोवाइडेड है, ठीक है ना। सबसे पहले देखो हम पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी में रिकवरी में 5 to 8 पढ़ते हैं। अब इसमें क्या पढ़ते हैं? अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो 7 to 8 चलेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो 5 to 6 चलेगा, ठीक है ना। तो 5 to 6 किसके लिए? इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। मूवेबल के लिए क्या है? 7 to 8। अब देखो मूवेबल प्रॉपर्टी का हम कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जब उसकी हम कैलकुलेशन डैमेजेस की नहीं कर सकते हैं, हमें क्लेम नहीं चाहिए, हमें एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए। क्लेम से हमें कंपनसेशन से कोई फायदा नहीं हो रहा, हमें एक स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए। थर्ड वन, हमारा जो कंपनसेशन डिफेंडेंट, डिफेंडेंट कौन होता है बेटा? जिसने गलत किया, क्रिमिनल, ठीक है ना। दो टर्म आते थे, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। बेटा माइक म्यूट कर लो, किसी का माइक ऑन है। प्लेंटिफ कौन होता था? वेद व्यास आप बताएंगे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कौन कौन होते थे? आपने पिछली क्लास में बताया भी, जी वैसे फिर से बता दो। प्लेंटिफ जो केस करता है वो प्लेंटिफ होता है, और डिफेंडेंट हम्म, के ऊपर केस किया जाता है। जो क्राइम कर रहा है वो डिफेंडेंट है, और जो करने वाला है वो जो है प्लेंटिफ है। करेक्ट है बेटा, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो आप, प्लेंटिफ कौन है? इनोसेंट पर्सन, और डिफेंडेंट कौन है? जिसने कोई क्राइम किया, ठीक है ना। तो रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड कब करते हैं? जब आपका असेसमेंट ऑफ डैमेजेस डिफिकल्ट है, डैमेज को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, कंपनसेशन आपका एडुकेट रिलीफ नहीं है,
या फिर कोई पोजीशन आपका रॉन्गली ट्रांसफर किया गया प्लेंटिफ, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ फ्रीमेबल प्रॉपर्टी। तो बेटा ये बताएंगे किसी को आइडिया, ये रविंदर या आइडिया होगा बेटा इसका, हमने पढ़ा था कल 500। Immutable property. Okay, sir. As I can see, the immutable property case can be filed within the 6 months of deposition. Last time you gave us an what do you example. mean by deposition beta? Deposition means like selling of that property or taking away the right from the property. Very good. Yes. Illegally. बोलो बेटा बोलो. So it can be filed against within 6 months of that act. It. बोलो बोलो और कुछ. And then गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हो सकता है वो केस. And without any consent of possessor. हाँ. So basically देखो आप रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से कोई आपको डिस्पोज यानी कि बेदखल कर देता है बिना परमिशन के, बिना कंसेंट के. सो बेसिकली ये कब तक हम इसकी रिकवरी कर सकते हैं पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ. 6 मंथ तक हम इसकी रिकवरी कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ डिपोजिशन. डिपोजिशन यानी कि जब तक बेदखल किया गया, ठीक है ना. अब ये सूट हम कब फाइल नहीं कर सकते, किसके खिलाफ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं कर सकते हैं. अगर ने गवर्नमेंट ने डिस्पोज किया तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना. बस वो हमें कंपनसेशन मनी देगी गवर्नमेंट, ठीक है ना. इसके बाद देखो आप ये जो पोजीशन है बेसिकली क्लेम क्या होता है, प्रीवियस पोजीशन में होता है जिसमें टाइटल इमटेरियल है, यानी कि मैं जो पोजीशन लूंगा वो मेरी प्रीवियस पोजीशन ही होना चाहिए, ठीक है ना. इसके बाद बेटा वेद व्यास, आवाज आ रही है आपको? यस सर. अब कुछ पुरानी क्लासेस के क्वेश्चन आस्क करते हैं हम, ठीक है ना. जी. मैं ऐसे हर क्लास में पूछता रहता हूँ यार, मेरी क्लासेस इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, मैं ये चाहता हूँ. एपिलेट कोड क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय एपिलेट कोड? मैंने पूरा 20 मिनट खर्च किया था पिछली क्लास में, 15 से 20 मिनट. व्हाट डू यू मीन बाय एपिलेट कोड? Appellate codes are those codes which are बोलो बोलो. For a specific purpose, like family court, आपका taxation code. Very good. Last time you told us that there are certain up to 7 codes, and you will tell us the list later on. Yes. Can you tell me the one example of beta appellate code? The family एक code. एग्जाम्पल में फैमिली कोड तो है, टैक्सेशन फैमिली नहीं, टैक्सेशन भी है. जैसे मैंने आपको बताया था एनसीएलटी, जिनके आगे ट्रिब्यूनल लगा होता है, वो आपका एपिलेट कोर्ट है, ठीक है ना. ट्रिब्यूनल लगा होता है, ट्रिब्यूनल जैसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है ना. सैट एससीटी सैट सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल, जिसमें शेयर्स के बारे में होता है. फिर इनकम टैक्स में 2 आ जाते हैं, डायरेक्ट टैक्स के लिए और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए. डायरेक्ट टैक्स के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट है, ठीक है ना. और डायरेक्ट टैक्स के लिए इनकम टैक्स वाला हो गया ट्रिब्यूनल. सो बेसिकली ट्रिब्यूनल एपिलेट कोर्ट क्या है? ट्रिब्यूनल कोर्ट है जिसमें डिफरेंट केसेस फाइट किए जाते हैं, ठीक है ना. सो नो अपील इज अलाउड इन द एपिलेट कोर्ट एंड नो रिव्यू पिटिशन इज मेंटेनेबल. अबे रिव्यू पिटीशन क्या था रविंदर बेटा? आपको कुछ आइडिया पिछली क्लास में बताया मैंने. Review petition is that petition generally when the decree is passed, then you reapply in the court wherever it is allowed to reconsider that judgment based on certain facts or certain legal grounds. करेक्ट है बेटा, ठीक है ना. सो बेसिकली आपका रिव्यू और पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है. जैसे आपकी कोई जजमेंट आ गई तो आप, जैसे आपका मैंने आपको समझाया था बेटा कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं हार गया तो हाई कोर्ट में जा सकता हूँ, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. बट आपका अगर
आपका एनसीएलटी में केस गया तो एनसीएलटी के बाद में किसी और ट्रिब्यूनल में से रिव्यू नहीं करा सकता, ठीक है ना। इसके बाद देखो प्लांटिव के पास एक पोजीशन है वॉलेंटरी की अपने, अगर उसको वो अपनी पोजीशन से उसके इच्छा के साथ निकाला गया है, तो स्यूट फाइल नहीं कर सकता। मतलब विदाउट कंसर्न विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ कर सकता है, विद कंसर्न नहीं कर सकता। अगर कंसर्न के हिसाब से निकाला गया तो स्यूट फाइल नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। सो बेसिकली हमने रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा बेटा, ये बेसिकली डिस्पोज किया जाता है विदाउट हिज कंसर्न, ठीक है ना। इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द पोजीशन ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी। Such a recovery must be made within a period of 6 months from the date of deposition, and such suit cannot be filed against the government. It must be based on the basis of previous position, and no appeal is allowed in the appellate court. क्लियर है बेटा, यहाँ तक दिक्कत है किसी को? नो सर। पिछली क्लास में मुझसे पूछा गया था, वेद व्यास आप ही ने शायद पूछा था कि जैसे अगर मान लो कि उसको मिल सकता है, तो मैंने कहा हाँ जी मिल सकता है, कि वो रॉन्गफुल ना हो। अगर रॉन्गफुल पाया गया तो वो अनटाइटल नहीं होता है, ठीक है ना जी। इसके बाद देखो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिसे एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। तो पिछली क्लास में मुझसे सवगुफा ने पूछा था, तो मैंने उसको डिटेल में बताया था, ठीक है ना। When a contract made by the trustee in excess of his power, breach of trust, when the compensation is adequate relief, जब कॉन्ट्रैक्ट आपका पर्सनल क्वालिफिकेशन पे होता है, कॉन्ट्रैक्ट में नेचर डिटरमिनेबल है, यानी कि डैमेजेस को कैलकुलेट किया जा सकता है, तो उसे एनफोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। सो बेटा ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, एक मिनट को, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आती है 4 चीजें। कौन सी जब इस एनफोर्स किया, जब मतलब कौन कौन से स्पेसिफिक रिलीफ के कोर्ट में केसेस लाए जा सकते हैं, एनफोर्स किए जा सकते हैं, या एडमिसेबल है। एडमिसेबल यानी कि एडमिट किया जा सकता है जी। किन किन कॉन्ट्रैक्ट को एडमिट नहीं किया जा सकता है, कौन पर्सन लाइबल है, ठीक है ना, और पावर ऑफ कोर्ट की क्या डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन यानी कि इच्छा, कि जजमेंट देगा भी या नहीं भी दे सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे हम कौन कौन एनफोर्स नहीं कर सकता है। सबसे पहले आप देखो, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया जिसमें पावर का ब्रीच किया गया, कंपनसेशन मिल गया तो कोई सवाल ही नहीं उठता स्पेसिफिक रिलीफ में लाने का, या फिर कोई पर्सनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड है, डैमेजेस को कैलकुलेट कर लिया गया है, या फिर एक कॉन्टिन्यूस ड्यूटी है जिसको कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता है, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट देखो, कॉन्ट्रैक्ट आपका रन कर रहा है किसी मिनट या न्यूमरस डिटेल में। क्लियर है बेटा, यहाँ तक डाउट है किसी को? वेद व्यास, लास्ट वाले का कोई एग्जांपल देके बता सकते हैं सर? लास्ट का बेटा मैंने रन इनटू मिनट्स और न्यूमरस डिटेल बताया था इनसाइडर ट्रेडिंग का, ठीक है ना। इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे कंपनी में होता है कि जैसे कोई डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है तो पब्लिक को दिखाया नहीं जाता है, पब्लिक को पता है नहीं जाता, या फिर वो कंप्लीशन बिफोर द कंप्लीशन का कॉन्ट्रैक्ट कोई फिनिश हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो उस केस में न्यूमरस डिटेल में, यानी कि जो चलना नहीं चाहिए बट एक न्यूमरस डिटेल में चल रहा है, मिनट्स में चल रहा है, तो उसे एनफोर्स नहीं किया जा सकता, या फिर जिसमें कंपनसेशन कैलकुलेटेड है। क्लियर है ना रविंदर, ये कराया बेटा मैंने सारी चीजें। हेलो बेटा, आ गया? यस सर। बताओ बेटा यश, वेद व्यास, माइक म्यूट कर लो बेटा, किसी को ओपन है, आवाज आ रही बहुत। अभी कितने, सगुफा के अलावा कोई और जुड़ा है अभी? इसके बाद देखो फिर आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट जिसे एनफोर्स किया जा सकता है, ठीक है ना। सबसे पहले देखो इसमें किस किस को एनफोर्स किया जा सकता है, बताएगा बेटा कोई? एनफोर्स के क्या क्या एग्जांपल दे सकते हैं आप, कौन कौन से केसेस को एनफोर्स किया जा सकता है कोर्ट में?
किसी को एग्जाम्पल बताओ। बताओ बेटा। जिसमें कंपनसेशन जो है इनएडिक्वेट हो, प्लेंटिफ हाँ, वेरी सेटिस्फाई ना गुड। हो और जिस कंपनसेशन से। बेटा और एग्जाम्पल। बोलो रविंदर, कोई एग्जाम्पल इसका। कॉन्ट्रैक्ट यदि ब्रीच किया हो, देखो, कॉन्ट्रैक्ट किस किस को एनफोर्स किया जा सकता है। सबसे पहले, जब एक्चुअल डैमेज को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, कंपनसेशन एक एडुकेट रिलीफ नहीं है। इसके बाद देखो, अगर रिमूवेबल प्रॉपर्टी है, इनएडुकेट रिलीफ है, मूवेबल प्रॉपर्टी में एडुकेट रिलीफ है, कोई कोर्स ऑफ बिजनेस के अलावा किया गया है जिससे ऑब्टेन नहीं, जिसमें गुड्स जो कंसिस्ट किए गए विच आर नॉट ऑब्टेनेबल इन द मार्केट, जिसमें गुड्स एक स्पेशल वैल्यू और इंटरेस्ट दिखाता है। इसके बाद लास्ट है बेटा, वेयर द प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज द एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द प्लांटिफ, यानी कि जिसमें प्रॉपर्टी हेल्ड की गई किसी डिफेंडेंट एजेंट से, ट्रस्टी ऑफ प्लांटिफ। क्लियर है बेटा? आज तक डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है। इसके बाद देखो आप, फिर हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट्स किसमें एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले जिसमें किसी में कोई आर्बिट्रेशन या डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, ठीक है ना, वेयर देयर इज एन आर्बिट्रेशन और पार्टी रिफ्यूजेस टू रिस्पेक्ट इट और अदर पार्टी में रिक्वेस्ट द कोर्ट टू बार द सूट एज देयर इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो बेसिकली आज की क्लास में बेटा हमें आर्बिट्रेशन वैसे भी स्टार्ट करना है। ये आपका पेपर 2 है, पेपर 1 आज हम कंप्लीट कर देंगे पूरा, ठीक है ना। सो पेपर 2 में आर्बिट्रेशन नाम मैं आपको बताऊंगा। जैसे थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया जाता है, जिससे आर्बिट्रेटर बोलते हैं। आर्बिट्रेटर एक अवार्ड देता है। अवार्ड क्या होता है? डिसीजन, ठीक है ना। सो बेसिकली देखो आप, इसमें आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट में क्या है, अगर कोई आर्बिट्रेशन का डिस्प्यूट चल रहा है तो आपका वो स्पेसिफिक रिलीफ में नहीं आ सकता है, ठीक है ना। इट इज नॉट एडमिटेड ऑन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इन 1963। अब बेटा आज की क्लास में मुझे जो बताना था, रिमाइंडर और रिविजनर, किसी को याद है ये चीज? रिमाइंडर रिविजनर याद है बेटा किसी को? रविंदर? रिमाइंडर मतलब हाँ बोलो। जो जिसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके अलावा कोई उसके फैमिली का मेंबर यदि रह जाता है। अभी इसको The डिटेल में reminder, बताता हूँ मेरे को एक। reminder of हाँ हाँ। like four or five tenants are living and balance one, everybody else left, so that balance one we can file specific performance on him. हाँ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हैं? 4 तो लेफ्ट कर गए ना बेटा। तो 4 लेफ्ट कर गए, एक तो बचा है जो कि बेनिफिशियरी है ऑक्यूपेशन का, ही हैज टू पे रेंट ऑन देयर बिहाफ। तो चारों का पैसा वही देगा। फर्स्ट वो जो लास्ट बचा वो कहना चाहते हो बेटा? सर ऑक्यूपेशन तो वो भी प्रॉपर्टी का कर ही रहा है ना, वो उनका इंटरनल एग्रीमेंट है कि वो किस रेशियो में रेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट प्रॉपर्टी का पोजीशन तो उसी के पास है। करेक्ट बेटा। सो बेसिकली देखो आप, कौन कौन सेव कर सकता है। सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट का खुद का पार्टी है, यानी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। सेकंड, कोई रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है। रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट कोई समझाएगा मुझे क्या मतलब होता है? एग्जीक्यूटर, असाइनी, ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरी। रविंदर, आपको कुछ आइडिया बेटा ये रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट के बारे में? बताओ बताओ।
बेटा रविंदर, कोई आइडिया? Assignee will be a person who is assigned to perform certain act on my behalf, like जैसे हम SPA वगैरह इशू करते हैं किसी को, हाँ और हाँ, वो similarly agent will also be that kind of person. Administrator, person who will administer the performance of the contract. Executor, who will execute the deed on behalf of. देखो आप जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट पार्टी में मतलब फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी, अब फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी को छोड़ के जो थर्ड पार्टी कहने का मतलब है बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ सेकंड पार्टी जो वर्क टास्क परफॉर्म कर रहा है वो आपका आता है, यानी कि आपका असाइनी, ट्रांसफरी, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटर, वो आपका क्या कहला जाता है? रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। इसके बाद देखो कोई कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट है मैरिज का बिटवीन मेंबर ऑफ सेम फैमिली, तो इसमें कोई बेनिफिशियरी आ गया। फिर बेटा देखो रिमाइंडर में रिविजनर, रिविजनल रिमाइंडर, इसके बाद न्यू अमेलगमेटेड कंपनी, और कंपनी के ब्याह पे उसका प्रमोटर। प्रमोटर कौन है? जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, कंपनी को जिसने स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग से थिंकिंग एक आइडिया लाए, ठीक है ना। सो बेसिकली इसमें देखो आप, मैं एक मिनट रिवीजन और रिमाइंडर का एक वो दिखा दूं बेटा आपको। दिखा बेटा रिमाइंडर, रिवाइजन और रिमाइंडर आपके स्क्रीन में ओपन है व्यास, आपको विजिबल है ये चीज? यस सर, बिल्कुल। सो बेसिकली बेटा रिमाइंडर और रिविजनर होता क्या है? देखो आप, रिमाइंडर और रिविजनर का फर्क क्या है? जो रिविजनर है, जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी अपनी रेंट पे किसी को दी, अब रेंट खत्म होने के बाद, एक एग्रीमेंट खत्म होने के बाद जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी गई ट्रू ऑनर को, जो ट्रू ऑनर को ट्रांसफर की गई उसे रिविजनर कहते हैं, ठीक है ना। अब रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर ये बेटा आपका प्रॉपर्टी लॉ में आता है, एलएलबी सेकंड ईयर में आप डिटेल में पढ़ोगे इससे, ठीक है ना। सो रिमाइंडर क्या होता है? जैसे फर्स्ट पार्टी है, फर्स्ट पार्टी ने सेकंड पार्टी को सारा इंटरेस्ट प्रॉपर्टी का दे रखा है, यानी कि कोई रह रहा है सेकंड प्रॉपर्टी में। अब सेकंड पार्टी के डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई थर्ड पार्टी को, तो ये ट्रांसफर कौन करा? फर्स्ट पार्टी। फर्स्ट पार्टी ने क्या कहा है? टिल द डेथ ऑफ सेकंड पार्टी एंजॉय ऑल द राइट्स इन दैट प्रॉपर्टी, आफ्टर हिज डेथ all the interest transferred to the third party, and the third party is called reminder man। क्लियर यहाँ तक? तो इसमें देखो बेटा, जैसे एक एग्जांपल है, रमपत ने सारी प्रॉपर्टी का लीज 5 साल का एक त्यागी क्लासेस को दे रखा है। अब जैसे 5 ईयर कंप्लीट होंगे, सारे के सारे प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक किसके पास चले जाएगी? रामपाद के पास चली जाएगी। तो इसको रिविजनर कहते हैं, यानी कि जो ओरिजिनल ओनर के पास सारी राइट चली जाती है उसे रिविजनर कहा जाता है। रिमाइंडर क्या होता है? जैसे कि एक ऑनर है, ठीक है ना, ट्रांसफर द प्रॉपर्टी बिफोर लाइफ और देन टू सी, कहने का मतलब है एक ऑनर ने सारी प्रॉपर्टी बी को दी, कब तक? उसके जिंदा होने तक। अब जिंदा होने के बाद किसके पास चली जाएगी? थर्ड पार्टी के पास। सो बेसिकली जो थर्ड पार्टी के पास गए, थर्ड पार्टी क्या बोला जाएगा? रिमाइंडर मैन बोला जाएगा। क्लियर है वेद व्यास? यस रविंदर, आगे चले हम। यस सर। इसके बाद देखो बेटा, रिमाइंडर रिविजनर के बाद देखो अब हमारा यही कॉन्सेप्ट है। फिर कोई अमलगमेटेड कंपनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फ्यू कर सकती है कोई कंपनी के ब्याह पे। इसका प्रमोटर आपको बताइए, जो कंपनी जिसने स्टार्ट किया है, ठीक है ना, वो आपका प्रमोटर हो गया। अब प्रमोटर आपका डायरेक्टर भी होता है, शेयर होल्डर भी होता है, ऑनर भी होता है कंपनी का, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो कौन कौन स्यू नहीं कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। सबसे पहले कोई इनकैपेबल यानी कि कोई माइनर, ठीक है ना। माइनर के बाद कोई आपका लुनेटिक, इंसेन पर्सन, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल टर्म को कोई वायलेट कर रहा है, कोई फ्रॉड एक्ट कर रहा है, किसी ने वेरिएंस एक्ट किया। वेरिएंस क्या होता है? चेंज, जो स्टार्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो चेंज किया गया वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में।
इसके बाद देखो लास्ट वन है, जब पार्टी आपका फेल है, रेडीनेस और विलिंगनेस टू परफॉर्म द एसेंशियल टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। इसके बाद देखो हु विल नॉट एंटाइटल टू रिकवर कंपनसेशन फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर मान लो कि कोई कंपनसेशन से राजी है, मतलब उसको कंपनसेशन ही चाहिए, तो उसके बाद वो आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ड्यू नहीं कर सकता है। क्लियर है? यहां तक डाउट है बेटा किसी को? क्लियर है सर? बोलो बोलो Okay, sir. बेटा। रविंदर, यश, क्लियर? Yes, sir. चले आगे हम। इसके बाद देखो फिर आता है आपका हु कैन नॉट sue फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, हमने पढ़ लिया, जो इनकैपेबल है, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल टर्म को वायलेट कर रहे हैं, फ्रॉड एक्ट कर रहे हैं या वेरिएंस कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखो आता है डिस्क्रिशन एंड पावर ऑफ कोर्ट। सो बेसिकली डिस्क्रिशन एंड पावर ऑफ कोर्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिशन? बताओ बेटा रविंदर, डिस्क्रिशन आपने तो खैर बता ही दिया था। कोर्ट अपने it- नॉलेज के अकॉर्डिंगली जो डिसीजन देता है सर। किसके अकॉर्डिंग बेटा? कोर्ट अपने नॉलेज के अनुसार से, नॉलेज के अनुसार अपने कैसे? मैं समझा नहीं। नॉलेज के अनुसार मतलब अपने विवेक के अनुसार से, जिसको राइट समझ रहा है कि उसके नॉलेज में जो सही लग रहा है, जो वो फैसला करता है, दैट इज हाँ डिस्क्रिशन। वेरी गुड, अपने इच्छा अनुसार, जी इच्छा अनुसार कोई फैसले कर रहा है, ऐसे ना बेटा? या हाँ वेरी गुड। सो बेसिकली देखो डिस्क्रिशन एंड पावर ऑफ कोर्ट में हमने क्या पढ़ा, जो कोर्ट की इच्छा के अनुसार है, जब कॉन्ट्रैक्ट एक अनफेयर एडवांटेज दे रहा प्लांटिफ को ओवर द डिफेंडेंट, तो बेसिकली क्या है, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, कई कई बार कोर्ट को हार्डनशिप होती है डिसाइड करने में कि कौन ठीक है कौन करेक्ट है, तो उसमें भी कोर्ट का डिस्क्रिशन रहेगा। अगर प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो कोर्ट अपने इच्छा के अनुसार डिसीजन दे सकता है। फिर लास्ट आता है जब डिफेंडेंट एंटर होता है कॉन्ट्रैक्ट में और वो इनइक्विटेबल है, ठीक है ना, टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली, सो बेसिकली इसमें भी कोर्ट का डिस्क्रिशन। क्लियर है बेटा? ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ऊपर से पढ़ लो इसे आप। इसके बाद देखो आपका न्यू कॉन्सेप्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में रेक्टिफिकेशन तक खत्म किया था, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट आज स्टार्ट करना है। रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जब आपका कोई फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक है और पार्टी कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एक्सप्रेस देयर रियल इंटेंशन। सो बेसिकली इसमें क्या है, जो आपका इंस्टीट्यूट कर सकता है एक सूट, जिसे रेक्टिफाइड किया जाएगा या फिर प्रे किया जा सकता है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए। डिफेंडेंट आस्क करेगा रेक्टिफिकेशन के लिए। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है वेद व्यास, आप बताएंगे रेक्टिफिकेशन का मतलब? कोई यदि उसमें गलती है तो उसको करेक्ट किया जाता है सर। हाँ करेक्ट है। आप जिसमें रविंदर उसका इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? So basically, they will request for an amendment of whatever terms and conditions they want to change. करेक्ट है बेटा, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो इसमें पार्टीज या फिर रिप्रेजेंटेटिव एक सूट करेंगे, इंस्टीट्यूट है सूट टू इंस्ट्रूमेंट टू बी रेक्टिफाइड, और प्रे कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए। इसमें डिफेंडेंट क्या करेगा, आस्क करेगा रेक्टिफिकेशन के लिए। अभी जो कोर्ट अपने डिस्क्रिशन, अपनी इच्छा के अनुसार एक रेक्टिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट का दे सकता है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाइड किया जाएगा, फिर इसको एनफोर्स किया जाएगा, और कोई भी रिलीफ पास नहीं किया जाएगा जब तक उससे क्लेम नहीं किया गया, ठीक है ना। तो बेसिकली हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में क्या पढ़ा बेटा आपका, देखो कोई फ्रॉड हो रहा है, म्यूचुअल मिस्टेक हो रही है, तो पार्टीज एक्सप्रेस करेगा अपने रियल इंटेंशन, डज नॉट एक्सप्रेस देयर इंटेंशन अंटिल कब तक, जब तक कोई इंटरेस्ट में सूट फाइल नहीं किया गया, कोई रेक्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन नहीं किया गया, डिफेंडेंट ने आस्क किया गया रेक्टिफिकेशन के लिए, कोर्ट ने क्या किया, डिस्क्रिशन किया गया, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद देखो कॉन्ट्रैक्ट आपका रेक्टिफाइड से पहले रेक्टिफाइड किया जाएगा, फिर एनफोर्स किया जाएगा, ठीक है ना।
फिर आता है बेटा रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन हमने पढ़ा था, याद करो। रिसेशन का मतलब था कैंसिल करना, रिसाइन यानी कैंसिल करना, ठीक है ना। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था हमने। तो बेसिकली रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये भी आपका एक स्पेसिफिक रिलीफ का पार्ट है। इसमें क्या क्या रहा है देखो, कोई भी पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है तो स्यू कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल के लिए, कॉन्ट्रैक्ट उस रिसेशन को ग्रांट कर देगा। कब करेगा? जब वो प्लांटिव के द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट आपका अनलॉफुल, ठीक है ना। इसके बाद देखो रिफ्यूज कब कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट का? जब आपका रेक्टिफाइड कर रहा है कोई प्लांटिव, उसमें बदलाव कर रहा है। इसके बाद देखो कोई चेंज हो रहा है, पार्टीज रिस्टोर नहीं कर सकती अपनी पोजीशन को। थर्ड पार्टी के पास एक एक्वायर्ड राइट है गुड फेथ का विदाउट नोटिस। और फिर लास्ट में देखो आप, जब पार्ट आपका सिवरेबल है, यानी कि पार्ट आपका अलग है किससे? रेस्ट ऑफ कंट्रोल से, रेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, सॉरी। इसमें किसी को डाउट है वेद व्यास? यस रविंदर, किसी को डाउट है इसमें बेटा? नो सर। ओके सर। बताओ बेटा वेद व्यास, कोई डाउट? रविंदर? नो नो सर। इसके बाद देखो रिसेशन के बाद इसमें फिर से समझा रखा है इसमें रिसेशन कब कब कर सकते हैं हम। रिसेशन किस चीज के लिए होता है? सबसे पहले पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए, फिर अपनी मनी को रिफंड कराने के लिए, रिस्टोर अपने बेनिफिट के लिए, फिर कंपनसेशन को देने के लिए। सो बेसिकली रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर डिग्री, आपका जब सूट किया गया और डिग्रीड है, इसमें परचेजर पे नहीं कर सकता परचेज मनी, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ने ऑर्डर किया है पे करने के लिए और वेंडर अप्लाई कर रहा है सेम सूट टू हैव द कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड इट। तो जो कोर्ट है वो रिसाइन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट और एक डायरेक्ट दे सकता है रिस्टोर करना, पोजीशन को रिफंड करना, और अर्नेस्ट मनी अदर बेनिफिट रिस्टोर करना, कोई बेनिफिट रिसीव्ड है, या फिर कंपनसेशन को देने के लिए। क्लियर है बेटा? इसमें डाउट है किसी को? नो सर। बताओ बेटा वेद व्यास। यस, डाउट किसी को? नो सर। इसके बाद देखो कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट आपका कैंसिल कब कब किया जा सकता है? बताओ बेटा कैंसिल कब कब किया जा सकता है? बोलो बेटा। किसी को आइडिया? वेद व्यास? जब कॉन्ट्रैक्ट यदि वाइड हो सर। हाँ वेरी गुड। Or performance of that certain instrument may result in irreparable damages or loss. करेक्ट है। सो बेसिकली देखो आप, कॉन्सिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे किया जा सकता है और कब किया जा सकता है। बेसिकली अगर कोई पर्सन जिसके खिलाफ रिटन इंस्ट्रूमेंट कोई वॉइड है, वॉइडेबल है। वॉइड हमने पढ़ा था नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो स्टार्टिंग ऑफ लॉ से क्या आपका इनवैलिड है। वॉइडेबल यानी कि एट द ऑप्शन ऑफ फर्स्ट पार्टी, जो एट द ऑप्शन ऑफ फर्स्ट पार्टी से वॉइडेबल, ठीक है ना। एनफोर्सेबल बाय द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी, जो एक पार्टी जिसको कैंसिल कर सकता है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है देखो आप, अगर कोई सीरियस इंजरी हो रहा है तो कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कैंसिल के लिए बोल सकता है। अब इसमें जो कैंसिल के लिए क्या क्या प्रोसीजर, सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर है कोर्ट में कॉपी देगा किसकी डिग्री की, रजिस्ट्रेशन ऑफिस को, ठीक है ना। इसके बाद देखो जो इंस्ट्रूमेंट है आपका पार्शियली कैंसिल, पार्शियली ये कैसे कैंसिल किया जा सकता है? पार्शियली। इसके बाद देखो कोर्ट डायरेक्ट करेगा प्लांटिव को टू रिस्टोर बेनिफिट टेकन और ग्रांट कंपनसेशन टू डिफेंड। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। बताओ बेटा रविंदर, क्लियर? यस सर। मैं फिर से बता देता हूँ, देखो ध्यान से समझेंगे। अगर मान लो इसका प्रोसीजर क्या है कैंसिलेशन का,
सबसे पहले देखो इंस्ट्रूमेंट जो रजिस्टर किया गया कोर्ट में उसने एक सेंड कर रखी कॉपी डिग्री को रजिस्ट्रेशन ऑफिस को। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट कैंसिल और पार्शली कैंसिल किया जा सकता है, इसमें कोर्ट क्या करेगा, डायरेक्ट प्लेंटिव देगा टू रिश्योर द बेनिफिट टेकन और ग्रांट कंपनसेशन टू द डिफेंडेंट। ठीक है। अब इसके बाद देखो अब आता है आपका डिक्लेरेटरी डिग्रीज। तो डिक्लेरेटरी डिग्रीज क्या होते हैं, वही कोर्ट का डिस्क्रिशन, कोर्ट का इच्छा अनुसार जो जजमेंट, उसको क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटरी डिग्रीज बोलते हैं। ठीक है ना। सो डिक्लेरेटरी डिग्रीज एक स्पेसिफिक रिलीफ है जो ऑब्टेन किया जाता है प्लांटिफ अगेंस्ट द डिफेंडेंट। अब इसमें प्लांटिफ के पास एक टाइटल है टू इज एंटाइटल्ड टू एनी राइट। प्लांटिफ के पास एक पूरा अधिकार है किसी भी राइट को लेने के लिए। डिफेंडेंट इसमें डिक्लाइन कर सकता है। ठीक है ना। तो इसमें यही बता रखा है अगर कोई पर्सन है, उसका एक लीगल करेक्टर राइट है और प्रॉपर्टी है, वो कोर्ट केस फाइल कर सकता है किसी अदर पर्सन के लिए जो उसके राइट को डिक्लाइन कर रहा है। कोर्ट अपने इच्छा अनुसार कोई डिसीजन देगा, डिक्लेरेशन देगा। अब जो डिक्लेरेशन दिया जाएगा वो बाइंडिंग होगा किसके ऊपर, पार्टीज के ऊपर। क्लियर है बेटा, इसमें डाउट है किसी को? क्लियर है। बताओ बेटा। रविंदर क्लियर है? यस सर। अच्छा बेटा, आपके पास क्वेश्चन पेपर पहुंच गया था, क्वेश्चन पेपर और आर्बिट्रेशन के नोट्स? क्वेश्चन पेपर नहीं है सर। अरे कोई नहीं, मैं अभी इसको दिखवा के प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, क्लास के एंड में पहुंच जाएगा। जी नोट्स आए बस आर्बिट्रेशन। जी नोट्स आए। इसके बाद देखो प्रिवेंटिव रिलीफ। अभी मैं पेपर दिखाऊंगा ना, अभी 15-20 मिनट पेपर दिखाने के बाद ही दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन एक्ट का। सो प्रिवेंटिव रिलीफ देखो आप, प्रिवेंटिव रिलीफ ग्रांटेड किया जाता है डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट से बाय इंजेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय इंजेक्शन बेटा, कोई बताएगा? इंजेक्शन का मतलब क्या है? Injunction is a relief given by court for like a negative act for disallowing a party to do certain. हाँ वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट बेटा, अच्छा जवाब दिया। वेद व्यास आप कुछ इसमें बोलना चाहेंगे प्रिवेंटिव ये इंजेक्शन के बारे में? यस सर। कोर्ट जो है कोई यदि कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर रहा है तो डिफेंडेंट को ऑर्डर देता है जिससे प्लेंटिफ को रिलीफ मिले कि आप ऐसा करें या ना करें। तो बेसिकली देखो आप, प्रिवेंटिव रिलीफ क्या आपका ग्रांटेड किया जाता है। ठीक है ना, ग्रांटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। तो बेसिकली प्रिवेंटिव रिलीफ कौन देगा, कोर्ट अपने इच्छा के अनुसार देगा। इंजेक्शन के लिए, इंजेक्शन क्या है, टेम्पररी बैन ऑन द एक्ट विच आर डन इन अकॉर्डेंस विद नेगेटिव नेचर। ठीक है ना, कोई नेगेटिव नेचर के लिए कोई एक्ट किया जा रहा है, उसमें रोक लगाना, उसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। सो बेसिकली इंजेक्शन आर और टू टाइप, परपेचुअल एंड टेम्पोररी। टेम्पोररी क्या है, जैसे फैक्ट्री ने बैन लगा दिया, ठीक है ना। परपेचुअल, फैक्ट्री पे बैन लगा दिया वेस्ट को रिवर में ना डाले, वो आपका टेम्पोररी इंजेक्शन हो गया। परपेचुअल क्या होता है, परमानेंट, जो आपका फुल टाइम परमानेंसी पे रहता है। अभी पढ़ेंगे इसके एग्जांपल आगे हैं। सो बेसिकली प्रिवेंटिव रिलीफ क्या है, आपका जुडिशियल प्रोसेस है। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव जुडिशियल प्रोसेस क्या है, ये एक तरह से जुडिशरी एक्ट है। जुडिशरी यानी कि कोर्ट का एक्ट है, ठीक है, जो कोर्ट में होता है। इसके बाद देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिस्ट्रेन और टू प्रिवेंट। ये प्रिवेंट करेगा, रिस्ट्रेन करेगा। अब बेसिकली ये एक्ट रिस्ट्रेन और प्रिवेंटिव का क्या है, रॉन्गफुल एक्ट है। अब इसमें इंजेक्शन ऑपरेट किस में होता है, ऑलवेज इन पर्सोनम। पर्सोनम यानी पर्सनल इन नेचर। पर्सोनम के बारे में पता है बेटा किसी को? रविंदर वेदव्यास, आपको कुछ नॉलेज पर्सोनम के बारे में? नो सर। पर्सोनम कहने का मतलब है जो पर्सन के बिहाफ पे चलेगा। पर्सनली एक तरह से पर्सनली हो गया ना, कि इंजेक्शन ऑपरेट किसके लिए किया जाएगा, पर्सनली किया जाएगा। अब टाइप्स ऑफ प्रिवेंटिव रिलीफ में दो तरह के हैं, परपेचुअल और टेम्पोररी इंजेक्शन। परपेचुअल इंजेक्शन क्या होता है, जो ग्रांटेड किया जाता है एंड ऑफ सूट में टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन।
ठीक है ना। बेसिकली एंड ऑफ सूट में दिया जाता है परपेचुअल, और टेम्पररी इंजेक्शन स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, यानी और अंटिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू मेंटेन द स्टेटस क्यू। जैसे अब इस बार ग्राफ 4 जो GRAP ग्राफ 4 का बेटा वो हुआ था, ग्रेप 4 भी कह सकते हैं। ग्रेप 4 की जो बैन लगाया गया था स्कूल कॉलेजेस में के क्लासेस को इतने समय तक सस्पेंड किया जाएगा। सो बेसिकली इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ टेम्पररी इंजेक्शन। परपेचुअल इंजेक्शन क्या होता है, जो कोर्ट खत्म होने के बाद ऑर्डर दिया जाता है, उससे परपेचुअल या परमानेंट इंजेक्शन बोला जाता है। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है टेम्पररी और परपेचुअल इंजेक्शन में किसी को? नो सर। So basically, perpetual injection हमने क्या समझा, which is granted at the end of suit to prevent the breach of obligation. So basically, suit के आखिरी में यानी कोर्ट के जब जजमेंट देता है, उसके जजमेंट जो जजमेंट होता है, जो डिग्री प्रोवाइड की जाती है, डिग्री के बाद जो फॉलो अप होता है, फॉलो अप को क्या बोलते हैं, परमानेंट या परपेचुअल इंजेक्शन बोलते हैं। टेम्पररी इंजेक्शन क्या होता है, विच इज गिवन और टू बी टेकन अंटिल द फर्दर नोटिस ऑफ द कोर्ट, जिसको टू बी मेंटेनेबल यानी कि जो मेंटेन किया जा सकता है, परफॉर्म किया जा सकता है अंटिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तक। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है इसमें किसी को? बताओ बेटा डाउट। नो सर। सर एक क्वेश्चन है, ये हाँ बोलो परपेचुअल बेटा इंजेक्शन विद्या। और कोर्ट का जो है परमानेंट जजमेंट में फिर क्या अंतर रहा? क्या बेटा? जो कोर्ट का फाइनल जजमेंट होता है वो और परपेचुअल इंजेक्शन में फिर अंतर क्या रहा? जब ये भी परपेचुअल इंजेक्शन लास्ट जब माना जाएगा तो उसे परपेचुअल इंजेक्शन बोला जाएगा, जो मानने लायक है, मानने लायक जो परफॉर्म किया जा सकता है। और जजमेंट क्या है, जजमेंट सिंपली जजमेंट दे दी गई है, ठीक है ना। उसमें ये नहीं देखा जाता कि माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता है। वो कोर्ट का एक सुप्रीम ऑर्डर है, अब उसको बोल दिया गया तो बोल दिया गया बस, ठीक है ना बेटा, ये है। ओके। ठीक, आगे चले बेटा, हम किसी को डाउट है इसमें? नो सर। अब देखो आपका आता है परपेचुअल इंजेक्शन। सो परपेचुअल इंजेक्शन कब कब ग्रांट किया जाता है? सबसे पहले ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन को जब प्रिवेंट किया जा रहा है, सेकंड डिफेंडेंट थ्रेटन कर रहा है राइट ऑफ प्लेंटिफ को रोकने के लिए, जब एग्जिस्ट कोई स्टैंडर्ड मतलब एक्चुअल डैमेजेस को कैलकुलेट नहीं करा जा सकता है, कंपनसेशन एक एडुकेट रिलीफ नहीं है, इसके बाद इंजेक्शन जो प्रोवाइड किया गया टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है। सो बेसिकली परपेचुअल इंजेक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा, ये बेसिकली ग्रांटेड किया जाता है टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, और ब्रीच के ऑब्लिगेशन को बचाने के लिए आपका परमानेंट ये परपेचुअल इंजेक्शन दिया जाता है। इसके बाद देखो सेकंड आपका डिफेंडेंट थ्रेटन कर रहा है, फिर थर्ड कोई मतलब हम एक्चुअल डैमेज को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, फोर्थ मनी आपका एडुकेट रिलीफ नहीं है, फिफ्थ आपका इंजेक्शन नेसेसरी है देने के लिए जुडिशियल प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर देखो मैंडेटरी इंजेक्शन क्या होता है। मैंडेटरी इंजेक्शन बेसिकली टू प्रिवेंट द, ये आपका परफॉर्म किस लिए किया जाता है, टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन को, अब बेसिकली नेसेसरी नहीं है, टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्ट के लिए। अब कोर्ट एनफोर्स करेगा, कोर्ट ग्रांट करेगा मैंडेटरी इंजेक्शन टू प्रिवेंट द ब्रीच, कंप्लेन ऑफ एंड आल्सो टू कंपेयर द परफॉर्मेंस और रिक्वेस्टिंग एक्ट्स, ठीक है ना। सो बेसिकली मैंडेटरी इंजेक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा, ये एक तरह से परफॉर्मा है कोर्ट का, एक स्पेसिफिक परफॉर्मा है जो दिया जाएगा, ठीक है ना। कोर्ट ग्रांट कब करेगी मैंडेटरी इंजेक्शन, टू प्रिवेंट द ब्रीच, कंप्लेंट और आल्सो टू कंपेल परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस को करने के लिए या फिर किसी कंप्लेंट से बचने के लिए। क्लियर है बेटा? आगे चले हम अब। यस सर। बताओ बेटा अभिषेक, वो अभिषेक बोल रहा है, अभिषेक अभी LLB सेकंड ईयर में था ना। बताओ बेटा रविंदर वेदव्यास, चले आगे हम। यस सर। अभिषेक स्टूडेंट काफी एक्टिव रहा है ना फर्स्ट सेकंड ईयर में, अभी सेकंड ईयर में सारे जवाब के आंसर देता हूँ और सारी क्लास अटेंड की, एक भी क्लास नहीं छोड़ी मेरी।
अब देखो इंजेक्शन व्हेन रिफ्यूज, अब इंजेक्शन को रिफ्यूज कब किया जा सकता है? कुछ आइडिया बेटा इसके बारे में किसी को? इंजेक्शन कब कब रिफ्यूज किया जा सकता है? नो सर, नो आइडिया। इंजेक्शन को रिफ्यूज देखो कब कब किया जा सकता है। सबसे पहले टू रीस्ट्रेन, रीस्ट्रेन बेटा बताओ वेद व्यास, रीस्ट्रेन का मतलब हमने समझा था वापस यथा स्थिति पे पहले के जैसा। No, to पहले stop. के जैसा हाँ स्टॉप कर देना, या ठीक है ना, ये रुकवाना, रोकना। टू रीस्ट्रेन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग अ जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग। अब कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग या पेंडिंग चल रहा है, हम उसको रुकवा रहे हैं, टू रीस्ट्रेन करा रहे हैं, तो आपका इंजेक्शन रिफ्यूज कर दिया जाएगा इसमें। या फिर कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग है, सिविल या क्रिमिनल है, तो उसमें भी इंजेक्शन रिफ्यूज कर, मतलब जिसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है। अब किसी के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है तो हम उसके ऊपर इंजेक्शन तो दे ही नहीं सकते बेटा, कोई ऑर्डर तो दिया ही नहीं जा सकता। या फिर कोई टू रिस्ट्रेन फ्रॉम अप्लाइंग टू द लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी कि एमपी, एमएलए, एमएलसी के ऊपर इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता, इनके ऊपर रिफ्यूजल हो जाता है। कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिससे परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। या फिर कोई ग्राउंड ऑफ नॉइसेंस है, नॉइसेंस यानी कि जिसमें टास्क परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। या फिर आपका कोई कंटिन्यूइंग ब्रीच है, बार बार ब्रीच हुए जा रहा है। व्हेन इक्वली रिलीफ कैन सर्टेनली बी ऑब्टेन बाय अनयूजुअल मोड, यानी कि देखो आपका कोई रिलीफ अनयूजुअल मोड से ऑब्टेन किया जा रहा है। कौन when the conduct of plaintiff or agent has been, यानी कि किसी भी कोर्ट के ऑर्डर को मानने से मना कर दिया, किसने? प्लांटिफ ने या फिर उसके एजेंट ने, और किसी प्लांटिफ का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है मैटर में, तो इस केस में इंजेक्शन क्या होता है आपका? रिफ्यूज कर दिया जाएगा। कोई डाउट है बेटा इसमें किसी को? बताओ बेटा, किसी को डाउट है? No, sir. नो सर। ठीक है, यस, डाउट है आपको? नो इसके सर। बाद देखो इंजेक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट। अभी नेगेटिव एग्रीमेंट वही है बेटा, इंजेक्शन का एक ऑब्लिगेशन है, ठीक है ना। इंजेक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट में होता क्या, देखो आप। सो बेसिकली जो कोर्ट कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अभी जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिया जाता है ना, ये बेसिकली दिया किसके लिए जाता है? नेगेटिव एक्ट के लिए दिया जाता है, किसी भी अफर्मेटिव या पॉजिटिव के लिए नहीं होता है। क्लियर? सो बेसिकली इसमें कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स करता है अफर्मेटिव एग्रीमेंट टू डू द सर्टेन एक्ट। अब एक कपल होता है, मतलब इस जो इंजेक्शन है उसमें दोनों चीजें आ जाती है। अब जो इंजेक्शन दिया गया है वो दिया किसके लिए गया है? एक अफर्मेटिव एक्ट के लिए, बट परफॉर्मेंस किसकी हो रही है? नेगेटिव एक्ट की हो रही है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है आपका, जो कोर्ट, कोई भी कोर्ट, एनी कोर्ट कैन नॉट ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अफर्मेटिव एग्रीमेंट, इट कैन ग्रांट इंजेक्शन इन परफॉर्मिंग द नेगेटिव एग्रीमेंट। जो इंजेक्शन दिया जाएगा किसके लिए दिया जाएगा? एक नेगेटिव एग्रीमेंट को परफॉर्म कर ले कि नहीं ये चीज नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा स्पेसिफिक रिलीफ के बारे में है कुछ ये नोट्स है, जैसे जिसको सेक्शन पढ़ना है इसमें सब कुछ है। इसमें लैंडमार्क जजमेंट है, इसको पढ़ना है बेटा, ये मैंने सब पढ़ा दिया है। कैंसिलेशन, डिक्लेरेटरी डिग्रीज, इंजेक्शन, परपेचुअल इंजेक्शन, लैंडमार्क केसेस को पढ़ लेना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपके नोट्स पूरे कंप्लीट है। तो हमने 1 आवर में अपना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट फिनिश कर लिया। किसी को डाउट आया बेटा इसके इसमें, इसको पढ़ने में किसी को डाउट आया? नो सर। बताओ बेटा, किसी को डाउट है? नो सर। सर जैसे वन सजेशन, जब आप आंसर क्वेश्चंस वगैरह देंगे तो एक सेशन ना हर एक पेपर वाइज रखिएगा, एक क्लास में चाहे 15 मिनट से 20 मिनट, जिसमें सिर्फ हम लोग डाउट पूछ सकें अपने, क्योंकि अभी आपने हमें पढ़ाया, हम लोग खुद से पढ़ेंगे तब फिर हमारे डाउट ज्यादा आएंगे।
समझ गया रविंदर, मैं समझ गया। तो नेक्स्ट और क्लास सर में कर लो बेटा। नेक्स्ट, हाँ बोलो वेद व्यास। सर उसके जैसे साथ आज यदि खत्म हमने, बोलो हर बेटा, कोर्स के बोलो साथ बोलो। एक एक आप एक पेपर भी यदि रख लेना, जो एनुअल एग्जाम में होगा, एक शिफ्ट खत्म हुआ एक पेपर हमारा, उसके बाद एक दिन पेपर रख लीजिए, टेस्ट जो है। मतलब क्लास, एक क्लास खत्म होने के बाद एक पेपर सॉल्विंग के लिए एक क्लास क्लास से नहीं हो रखना है। सर, एक सिलेबस खत्म हुआ हमारा, उसके बाद जैसे हाँ, 6 सब्जेक्ट है हमारे, तो 6 के 6 टेस्ट हो एक एक खत्म होने के बाद। तो आज तो मैंने खत्म करा दिया, अब मैं क्या कराऊं बेटा? दूसरा स्टार्ट कराऊं, पेपर सॉल्व कराऊं? बताओ, पेपर है मेरे पास, तो मेरे को बेटर कोई है सर, दिक्कत नहीं। पेपर के बारे में थोड़ा कर ले, ज्यादा बेटर रहेगा। बताओ रविंदर, पेपर दिखा दो एक बार। हाँ सर, दिखा दीजिए, पता चलेगी क्वेश्चन कैसे लेवल के यस आते हैं। ठीक है, मैं अभी दिखा रहा हूँ बेटा। ये पेपर मैं नेक्स्ट क्लास में भी दिखा दूंगा, जैसे क्योंकि सगुफा आज क्लास में नहीं है, प्रियंका, ललिता और शुभम, हितेश, ये सारे काफी बच्चे आज हुए नहीं, क्योंकि वही न्यू ईयर का है, तो न्यू ईयर सबको बनाना है बेटा। बट टीचर के लिए न्यू ईयर नहीं होता, टीचर तो पढ़ा ही रहे। ठीक है ना? तो बेसिकली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फिर से बोलिए, एक छोटा सा ये चार्ट है, इसको देख लेंगे बस। डैमेज है तो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है, और कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में आता है। ठीक है। सो बेटा बेसिकली मेरा कहने का पर्पस क्या है, जो मैंने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट किया, इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इसी के लिए मैंने इसको वेद व्यास जल्दी करा दिया आपके एग्जाम में। अभी दिखा देता हूँ बेटा पेपर। क्वेश्चन जी नंबर 1 से लेकर 100 क्वेश्चन होंगे टोटल। एक भी क्वेश्चन अगर दिख जाए, वो दिखेगा भी तो बहुत कम दिखेगा बेटा। जैसे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है, किस सेक्शन के अंडर आ रहा है, कैंसिलेशन किस में आया है, रिसेशन किस में आया, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा है। ठीक है ना? कौन अप्लाई कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए? तो पेपर दिखाओ बेटा, मैं फिर आर्बिट्रेशन करेंगे हम। जी बोलो। ओके जी सर। सर, पेपर दिखा दीजिए। पेपर आपके पास वैसे पहुंच गया था, मैडम ने प्रोवाइड, मैंने कल भेज तो दिया था मैडम को बेटा। नहीं आया बट सर। ये मिला नहीं है सर। कॉन्ट्रैक्ट 1 का है, जो अभी एलएलबी सेकंड ईयर में है, उन्होंने प्रोवाइड किया ये। ठीक है ना? सो बेसिकली आपका ये कुछ पेपर ऐसे आएगा, दिख रहा है ना बेटा स्क्रीन में सबको? यस सर। सो बेसिकली एलएलबी जो आप कर रहे हैं और बीए एलएलबी, जो बच्चे बीए के साथ एलएलबी करते हैं, तो उनके लिए सेम टॉपिक है। जो बेटा आप पढ़ रहे हो ना सिलेबस में, डोंट बी वरी, ये सारा सिलेबस आपका एलएलबी का ही है। चाहे आप तमिलनाडु चले जाएं, राजस्थान चले जाएं, इंदौर चले जाएं, हर जगह यही आपका सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, डिफरेंट लॉज पढ़ेंगे, मैंने आपको सिलेबस में दिखा दिया था फर्स्ट बेसिक क्लास में, डेमो क्लास में। ठीक है ना? तो आपका एग्जाम कितने मार्क्स का, एक बार हम देखेंगे रविंदर। देखो आपका एग्जाम कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का है, और टाइम कितना पीरियड दिया गया है, 2 आवर्स। 2 आवर्स। बेटा दिखाइए 120 सबको। 120 मिनट में रोल 100 नंबर क्वेश्चन। आपको कॉलेज से अलॉट कर दिया जाएगा, ये जो एनरोलमेंट नंबर, ये भी कॉलेज से अलॉट कर दिया जाएगा। आपका कॉलेज का नेम, ठीक है ना, ये भी कॉलेज से इधर से अलॉटेड है आपके पास। अब इसमें पेपर में देखो आपको कितने करने हैं। देखो मैंने क्या समझाया था, द बुकलेट कंटेन्स 100 क्वेश्चन, एग्जामिनर इज रिक्वायर्ड टू आंसर 80 क्वेश्चन। ठीक है ना? ऑल द क्वेश्चन कैरी ईच मार्क। क्लियर है बेटा? तो मैंने आपको क्या समझाया था, 100 में से 80 क्वेश्चन करने। तो 80 क्वेश्चन तो इजिली हो सकते हैं ना वेद व्यास, क्या कठिन है? जब आप यस सर। एग्जाम देंगे बेटा वेद व्यास, रविंदर, यश, तो बेटा ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको जरूर पढ़ लेना। क्योंकि यार देखो, अगर मैं कहूँ कि 80 करो और होंगे 100, तो आप मुझे बोलोगे कि सर ने हमें तो बस 80 करने के लिए बोला था। तो एक बार ये इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना आप। ठीक है ना? जी पढ़ने के बाद करना। जी ठीक है? और ज्यादा बड़े इंस्ट्रक्शन भी नहीं है बेटा, 3 लाइन के, 3 सेकंड से भी कम ही समय लगा है, 1-2 सेकंड से। ठीक है ना? अब इसके बाद देखो, जो पेपर आप करेंगे ओएमआर शीट में करेंगे। देखो साफ साफ लिखा है, इन द ओएमआर आंसर शीट। ओएमआर आप सबने यूज किया होगा। एग्जाम जाना तो एक पेंसिल और ब्लू पेन और ब्लैक पेन दोनों लेके जाना बेटा। ठीक है ना? यस सर। सो उसी से एक बार जो इनवैलिगेटर से पूछ लेना किस से करना एग्जाम। तो बेटा ये दिख रहा है रवि, ये आपको मेरे को मोबाइल क्या रोटेट करना पड़ेगा क्या बेटा? चलो रोटेट ही कर देता हूँ, मेरे को मैं तो उल्टा दिख रहा हुआ ना आप सबको। रुको 1 मिनट। ये
बच्चे ने फोटो ही ऐसे खींची, अब क्या बोले। अब बच्चा भी क्या करे यार। रुको 1 मिनट। हाँ, कैसे रखूं मैं, कैसे दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है बेटा, ऐसे? सर डिटेबल नहीं हो पा रहा सर, एक बार और रोटेट हो पाएगा सर लॉन्गिट्यूडनल? कैसे रोटेट, ऐसे दिख रहा है? चलो यस थोड़ा सर, ये बेटर है। ये बेटर है? यस सर बेटर। देख रहे हैं ना, एक बार देख लो बेटा, मैं पेपर प्रोवाइड कर लूंगा, आप आराम से देख लेना। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया मैंने आपको बताया, सारी डेट आपको पढ़ लेनी है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपका डील किस सेक्शन के अंडर करता है, ये सेक्शन बताना चाहिए। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या है, रिमीडियल प्रोटेक्टिव एक्ट है, क्या है बेटा आपका, दोनों है, बोथ ए एंड बी। ठीक है ना? इसके बाद देखो, जब आपकी क्लासेस का एंड होगा ना, तो मैं आपको सब बताऊंगा कि क्या क्या पढ़, मतलब किस, जब आपको डाउट हो तो कौन सा ऑप्शन टिक करना है। ठीक है ना? और क्या ऑल ऑफ अबो है तो ऑल ऑफ अबो। ये देखो सारा कराई हुई चीजें आएंगी जो हमने क्लास में पढ़ी। जैसे माइनर है, वो 18 साल से कम का होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन क्लॉज कहाँ आता है? इसके बाद दोनों पार्टी ने मिस्टेक किया तो वॉइड होता है। कोड प्रयोग क्यों, बताओ बेटा रविंदर, 25 का आंसर क्या होगा बेटा? कोड ए प्रयोग क्यों समथिंग इन कराया रिटर्न। था मैंने? या हाँ, समथिंग इन समथिंग रिटर्न। इन रिटर्न। तो पेपर इजी है बेटा, कोई कठिन तो है नहीं मेरे हिसाब से। मुझे तो किसी भी एंगल से कठिन नहीं लगा। ठीक है ना? देखो आप, सही है एन सर। एक्सेप्टेंस, बस यार देख, जो थ्योरी एग्जाम होंगे ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गए और मुस्लिम लॉ में केस को इस बार वो क्या कहते हैं आपके, सेक्शन बहुत ज्यादा दे दिए थे, बच्चे कह रहे थे। तो ये चीजें कहीं नहीं चाहिए। देखो अब कुछ पेपर तो कठिन आएगा बेटा, ये तो है नहीं सारे इजी दे देंगे। ठीक है ना? तो जो स्कोरिंग है उसमें स्कोर कर लो मार्क्स, और जो स्कोरिंग नहीं है उसमें फिर। अब जैसे ये था बेटा, आप बताओ रविंदर, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बेटा क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट? कौन सा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? नहीं है, कॉन्टैमिनेटेड है, innovation। ये थोड़ा क्वेश्चन आपका गलत है, इसका आंसर ऐसे सी होना चाहिए, इसमें इज हाँ लिखना चाहिए था उन्हें, इसमें इज आना चाहिए था, इन्होंने थोड़ा सा गलत। तो बेटा अगर टिक भी कराओगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, छोड़ के मत आना। देखो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, छोड़ के मत आना, मैं पहले ही समझा रहा हूँ, छोड़ के एक भी क्वेश्चन नहीं आना। इसके बाद कुछ फेमस केसेस हैं, जैसे डेरियत वर्सेस पी का क्या था, फ्रॉड का केस था, तो ये फ्रॉड का केस आ गया। इसके बाद देखो, अगर कंसेंट नहीं होता तो आपका क्या होता है, वाइडेबल होता है। एब्सेंस ऑफ कंसेंट क्या था, वाइडेबल था। किसी रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का क्या हो गया, वर्ड हो गया। पर्सन को कब तक, हाँ ये बेटा मैं कराऊंगा अभी, हिंदू लॉ जब करेंगे ना, हिंदू लॉ में किस इंसान को मरा पाया जाता है जब तक वो 7 सालों तक मिला नहीं होता, 7 सालों तक उसके बारे में कहीं सुना नहीं होता, तो उसे प्रिज्यूम डेथ माना जाता है। ठीक है? यस सर। क्लियर है ना ये रविंदर वेद व्यास आपको? यस सर। यस सर। इसके बाद देखो बेटा, कोर्जन मैंने कहा था क्लास में, देखो मेरी बात को ध्यान से समझोगे तो सारा इजी लगेगा। मेरी क्लास छोड़ोगे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ट्रस्ट में, सच बता रहा हूँ मैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। फेल होगे, बैक आएगी, फीस दोबारा पे करोगे, कोई फायदा नहीं है। इससे बड़ी नॉइसेंस वाली चीज कोई नहीं। इससे अच्छा क्लासेस 2 घंटे की ऑनेस्टली लो, 2 घंटे हर क्लासेस को लो। पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा, पेपर सॉल्व कराना है, क्वेश्चन बैंक मैं प्रोवाइड करूंगा, जो भी चाहिए होगा आप पूछ सकते हैं। ठीक है? तो कोएर्जन किस सेक्शन में आता है रविंदर, कुछ आइडिया आपको? यस बताएंगे आप 15। कोएर्जन? हाँ वेरी गुड, 15 में आता है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें पढ़ रखी है बेटा, कोई नई चीज नहीं है। परफॉर्मेंस ऑफ अदर प्रपोजल किस में आता है? एग्रीमेंट क्या है बेटा? कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन, वैलिड होता है। वेरियस मोड कौन से होते हैं रिवोकेशन के? ठीक है ना? कौन सा आपका इंग्रेडिएंट है जो नेसेसरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए? डी, डी आपका नेसेसरी नहीं होता, इमूवेबल प्रॉपर्टी। कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में और मिस्टेक ऑफ लॉ है तो वॉइड होता है आपका।
pledge by seller in possession of good after the sell is void. प्लेज नहीं बेच सकता है, वो डेप्ट को पे करने के लिए किया जाता है। सेक्शन 17 किस में आता है? आपका फ्रॉड में। याद है ना बेटा? पर्दा। सेक्शन 15 कोर्जन, सेक्शन 16 मिस रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 17 फ्रॉड, सेक्शन 18 मिस्टेक। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? क्लियर है सर, ठीक है। जो जैसे कुछ केसेस हैं इसके बारे में पढ़ के चले जाना बेटा। जैसे आपका ये बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या है? लॉ ऑफ इक्विटी है। एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, बताओ बेटा वेद व्यास। 35 का आंसर बताएंगे आप। एग्रीमेंट विच इज लिख लीजिए। नॉट एनफोर्सेबल। रविंदर यश बताएंगे आप। void void sir. Also wide as well as illegal also sir. हाँ, सेक्शन ये क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बेटा बताओ वेद व्यास। रविंदर क्वेश्चन नंबर 36 का। Wide contract All illegal contracts are void, but all void contracts are not. B illegal. हाँ, वेरी गुड, इलीगल। ठीक है। इसके बाद देखो आप, सेक्शन 37 किससे रिलेट करता है? मतलब मैं होता बेटा, मैं तो पूरे नंबर ले आता, सच में पूरे नंबर ले आता। ठीक है ना? इतना इजी है कि गलत क्या रहा रविंदर में? इजी कि कठिन लगा बेटा आपको ये? सर सेक्शन रटना पड़ेंगे। हाँ, वो तो देख, वो तो करने पड़ेंगे, उसमें मैं हेल्प नहीं कर सकता बेटा। उसमें मैं लव मिश्रा कोई हेल्प नहीं कर सकता। उसमें आपको खुद मैं इतना हेल्प कर सकता हूँ, सारे सेक्शन के वो भेज दिया करूंगा मैं लिस्ट। ठीक है ना? जितनी मैं हेल्प कर सकता हूँ। हाँ सर, हर उससे help चीज हो में जाएगी। सेक्शन है बेटा, हर उसमें। क्या बेटा? उससे उससे थोड़ी हेल्प हेल्प मिल हो जाएगा जाएगी, सर। वरना बेयर एक्ट पढ़ने पड़ जाएंगे। नहीं, बेयर एक्ट नहीं यार, मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ पढ़ लो, इनफ है। अब कंसेंट हमने पढ़ा था, 46 का आंसर डी है। 45 का आंसर क्या है आपका? डी। ये ए है, एग्रीमेंट है। 44 आपका क्या है? परपेचुअल है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें पढ़ के जानी है, सेक्शन आराम से होगा यार। बताओ बेटा, ये एनेक्टेड कब किया गया, इम्प्लीमेंट कब किया गया, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए ना हमें। हाउ मेनी सेक्शन आर देयर? कितने टोटल सेक्शन है स्पेसिफिक रिलीफ में? तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें पूछ ले रहा है वो। ठीक है। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट आर वॉइड, वॉइड होते हैं। पब्लिक पॉलिसी इज अ अनरूली हॉर्स वाज सेड इन किस केस में कहा गया? तो हार्डी वर्सेस विलियम में कहा गया था। नो अपील नो रिव्यू इज रिलेटेड विद सेक्शन। तो आप थोड़ा तुक्का भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। वो कंप्यूटर चेक करता है मार्कशीट, इंसान तो चेक करेगा नहीं वो मार्कशीट को। बोलो बेटा, पेपर मैंने दिखा दिया। एक बार पेपर का सेट मैडम से भिजवा दीजिएगा सर। हाँ, श्योर 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 बेटा। क्लास, हाँ, क्लास के एंड में पहुंच जाएगा आपके पास। अभी जैसे क्लास एंड होगी ना 4 बजे, वैसे पहुंचा दूंगा मैं। जी ठीक है। जी। और बताओ, कोई डाउट है किसी को इसमें? अभी थोड़ा सीधा हो गया। हाँ सीधे। ठीक है ना? वो बच्चे ने ऐसे खींच के भेजा यार, जो सेकंड ईयर में ना, सेकंड ईयर के स्टूडेंट ने भेजा। अभी जो सेकंड ईयर इधर से क्लासेस ले रहे हैं, तो उन्होंने भेजा। टोटल 100 आए। 100 में 80 क्वेश्चन करके आ जाना बेटा। अब आप कहेंगे कि सर हम 90 करके आ गए, तो फर्स्ट 80 को कैलकुलेट करेगा। ठीक है ना सिस्टम? A contract to pay B 10,000 if B horse is burnt। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर क्या है बेटा? वेद व्यास, रविंदर, यश, बताएंगे आप।
बताओ बेटा वेद व्यास, कंटिजेंट क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट नंबर है 97 का आंसर है बेटा। सर, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर अभी आपने बताया था। तो वही है जो क्लास में पढ़ा है बेटा, वो सब कुछ पूछा गया है, और कॉन्ट्रैक्ट काफी इजी, आप इसमें अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है ना, एक पेपर में। तो कोड प्रयोग क्यों क्या है, कंसिडरेशन में आता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है रविंदर, बताएंगे आप? इंटरप्रिटेशन इज इन सेक्शन 18। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 100 का वेद व्यास आंसर, ऑफर। बताया था ना मैंने, दो तरह के ऑफर मेनली होते हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस होता है जो लिखित होता है, ओरल होता है। इम्प्लाइड क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो बी आंसर है, इम्प्लाइड ऑफर, ठीक है। बताओ बेटा, कोई डाउट है रविंदर इसमें आपको? रविंदर, नहीं ठीक है सर, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, करेंगे सर। और क्वेश्चन पेपर भी अगर इजी आपको लगा मिले पेपर की तो कठिन है? मैंने जैसे दिखाया बेटा, इजी है कि कठिन है? नहीं ठीक है सर, ये तो इजी है। इजी है ना? तो जो क्लास के नोट्स हैं वो भी आप पढ़ लेंगे, जो प्रोवाइडेड है वो इनफ है बेटा। क्वेश्चन नंबर, अब बच्चे इसको भी कठिन बोलते हैं तो मैं क्या ही बोलूं बेटा उन बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 91 का बताएंगे वेद व्यास। हमने वेद व्यास शायद नहीं थे क्लास में जब कराया था मैंने। हाँ, रविंदर और यशी थे। बताओ वॉइड, बेटा रविंदर, यश? वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट नहीं नहीं कंसिडरेशन इज बेटा, वॉइड। वैलिड 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 है, याद करो ना बेटा। गिफ्ट दिया, एजेंसी, गारंटी, टाइम बाद डेप्थ, नेचुरल लव अफेक्शन, याद आया? यस सर, ये एक्सेप्शन में था 25। हाँ, तो 25 वैलिड था, ठीक है। बताओ बेटा, फिर इसको मैं क्लोज कर दूं? पेपर मैंने दिखा दिया, किसी को डाउट है इसमें? नो सर, क्लियर है। क्लियर है ना? पेपर कर सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस आया सबके अंदर? जी सर। इसमें बेटा सेक्शन पूछेगा, देखना यार, देखो एक बार वेद व्यास, ज्यादा सेक्शन पूछेगा। सेक्शन देख रटना ही पड़ेगा। सेक्शन के लिए मैं हेल्प नहीं कर सकता कुछ, सेक्शन आपको लर्न ही करना पड़ेगा। जैसे कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट 31 में था, तो सी आंसर है, ठीक है ना। मैं सेक्शन की लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास तक, ठीक जी, है। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है हमारा? आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन के बारे में किसी को कुछ आइडिया है, आर्बिट्रेशन क्या होता है? सर आर्बिट्रेशन इज एन सेटलमेंट ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट डिस्प्यूट सर। रेजोल्यूशन, क्या बेटा? अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, वन ऑफ द। सो बेसिकली आर्बिट्रेशन क्या होता है, जैसे डोमेस्टिक कोई आर्बिट्रेशन है, उसको सॉल्व कराने के लिए कमर्शियल या कोई फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड है, तो उसको सॉल्व कराने के लिए क्या बनाया गया, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, इससे बेटा आप चार चीजें पढ़ोगे, मीडिएशन, नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, ठीक है ना। सो आर्बिट्रेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में चार चीजें कॉन्सेप्ट आती है, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, और आपका मीडिएशन के बाद क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो आप, सबसे पहले आपका जो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट है, आपका होल ऑफ इंडिया में ये आपका अप्लाई किया जाएगा, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले बेटा मैं ये नोट्स, ये स्क्रीन में दिख रहे हैं ना नोट्स सबको? जी। इसको कराने से पहले ना यार कुछ बातें हैं, ये एक मिनट को आप, हाँ मैंने तो याद कि जब हमने फर्स्ट क्लास ली थी, जब मैं इधर, ये मेरी एक्चुअल राइटिंग थोड़ी जल्दबाजी में लिखा था नहीं, तो इधर एकेडमी के बेटा मैं थोड़ा, एकेडमी के नोट जब मैंने फर्स्ट ली थी क्लास इधर 3 साल पहले,
तो जो फर्स्ट क्लास में मैंने लिखा था तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो मैंने कहा इससे पढ़ा दिया करूंगा एक थोड़ा सा। सो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, पहले मैं ये जो नोट्स है ना इससे थोड़ा समझाऊंगा, फिर ऊपर के नोट से पढ़ेंगे। जो ऊपर का नोट एक तरह से बेयर एक्ट है, ये थोड़ी इजी लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बेसिकली इट मींस सेटिंग डिस्प्यूट अमंग टू और मोर पर्सन instead of litigating matter in usual ways inside the court। कहने का मतलब है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है, कोर्ट में ना जाके हम क्या करेंगे, फाइट को लिटिगेट करेंगे। लिटिगेट यानी कि फाइट करेंगे, ठीक है ना। कहाँ पे, एक रूम होता है, जैसे आर्बिट्रेटर हम क्या होता है मैं समझाता हूँ। ऐसे अब जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, ठीक है ना, अब जैसे मेरी वाइफ के साथ कोर्ट केस चल रहा है, तो सबसे पहले मैं एक एडवोकेट के पास जाऊं। तो कैन एडवोकेट आर्बिट्रेटर, क्या एडवोकेट आर्बिट्रेटर हो सकता है? बताएंगे रविंदर आप? Sir, हो सकता है सर। advocate will be doing advocacy for his client. So arbitrator can be any person if both party agrees that okay, this person can be any arbitrator in between. तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये आर्बिट्रेटर कौन है, जो जब फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी एग्री हो जाता है अपॉइंट करने के लिए, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी एग्री हुआ है आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए, ये एक एडवोकेट भी हो सकता है, ठीक है ना। सो एडवोकेट कोर्ट में ना जाके अपने एडवोकेट रूम में जो डिस्प्यूट को सॉल्व करते, सबसे पहले एडवोकेट के पास जाते हैं। अगर एडवोकेट ही सॉल्व कर देता है तो आपका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो जाता है, ठीक है ना। सो वही आपका डेफिनेशन में आ रखा है, इट मींस सेटिंग डिस्प्यूट अमंग टू और मोर पर्सन इंस्टेड ऑफ लिटिगेटिंग फाइट और मैटर इन इनसाइड द कोर्ट, ठीक। अब इसमें चार चीजें आती हैं, चार चीजें देखो, स्क्रीन को मैंने थोड़ा जूम कर लिया है। इसमें मेथड टाइप ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में चार। सबसे पहला आता है मीडिएशन, फिर नेगोशिएशन, फिर आर्बिट्रेशन, फिर कंसिलिएशन, ठीक है ना। सो मीडिएशन में क्या आता है, आपका डाइवर्स आता है, ठीक है ना। डाइवर्स को मीडिएटर ने करा दिया, मीडिएटर एडवोकेट ही तो हुआ। नेगोशिएशन क्या होता है, कोई अमाउंट का सेटलिंग करना, मैं अमाउंट का सेटिंग कर रहा हूँ। और हमें जो कोर्स में पढ़ना है बेटा, वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन को डिटेल में पढ़ना है। अब आर्बिट्रेशन में क्या होता है, थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया जाता है जो आर्बिट्रेटर होता है। अब जो आर्बिट्रेटर अवार्ड डिक्लेयर करेगा उससे क्या जो डिसीजन डिक्लेयर करेगा उससे क्या बोलते हैं, अवार्ड बोलते हैं। क्लियर है वेद व्यास? यस सर। वेद व्यास, रविंदर, क्लियर है आर्बिट्रेटर कौन होते हैं आपके? Yes sir. यस सर। So arbitrator कौन होता है? As a person is a third party who is appointed by the first or second party, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर बोलते हैं। ये बेसिकली कोर्ट के आउटसाइड होते हैं, ठीक है ना। फिर आता है लास्ट आपका कंसिलेशन। कंसिलेशन क्या होता है, सेटिंग डिस्प्यूट विदाउट लिटिगेशन। अब ये सेटिंग डिस्प्यूट क्या होता है आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, अभी इसको स्किप कर दो। अभी हम आर्बिट्रेशन करेंगे आज की क्लास में, उसमें भी हम थोड़ा कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। मैं एक्चुअल वो नोट्स से नहीं प्रोवाइड करूंगा अभी, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो आपका आता है क्या क्या केस आते हैं, देखो आप आर्बिट्रेशन में। हाँ ये दिख रहा है बेटा, ये सबसे पहले आता है आपका मैटर्स कंसीडर फॉर आर्बिट्रेशन। ये आपका सेक्शन 9 में सारे सेक्शन के साथ है नोट्स। सबसे पहले देखो आपका है कोई डैमेजेस हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में असेस कर रहे हो, किस में आएगा आपका, आर्बिट्रेशन में। असेस यानी कैलकुलेट करना। सेकंड, हम कोई मैरिज की वैलिडिटी की क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि मैरिज वो आपका जैसे डाइवर्स है, ठीक है ना, डाइवर्स के केस में आर्बिट्रेशन में आते हैं। बट इसमें क्या आ जाता है, आपका क्वेश्चनिंग आ जाता है। तो इसके कुछ एग्जांपल है आर्बिट्रेशन के जो जो इंक्लूड किए जाते हैं। सबसे पहले देखो आप, assessment of damages in breach of contract. Second, question on validity of marriage.
थर्ड है राइट टू स्यू ऑफ ऑफिस, हमने कोई स्यू कर रखा है किसके लिए, ऑफिस के राइट के लिए। एंड फोर्थ है टाइम बार डेप्थ, टाइम बार डेप्थ क्लेम, ठीक है ना। तो डाउट है बेटा इसमें किसी को? रविंदर, यस? सर अगर टाइम बार है तो फिर इसे क्लेम क्यों, मतलब इट शुड नॉट बी अ मैटर ना। क्या बेटा रविंदर, सुनाई नहीं दे, थोड़ा लाउडली बोलोगे आप? सर अगर टाइम बार है तो फिर इसको डाल सकते हैं आर्बिट्रेशन में। क्या बेटा रविंदर, सुना नहीं मैंने। सर अगर मैटर टाइम बार्ड है तो वो आर्बिट्रेशन में डाल सकते हैं क्या? डाल तो सकते हैं बेटा, मैटर्स में तो आता है, ठीक है ना। मैटर्स नहीं, मैटर कंसीडर किए गए हैं जो आपके आर्बिट्रेशन के लिए वैलिड होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो आप, फिर मैटर कौन कौन से कंसीडर नहीं किए जाते, जैसे कोई रिलेटेड टू डाइवर्स प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, लूनेसी है, गार्डियनशिप है माइनरशिप का, ये बेटा अलग अलग लॉ में आ गए हैं। पब्लिक चैरिटीज, चैरिटेबल ट्रस्ट आ गया। टेस्टामेंट्री विल हिंदू लॉ में पढ़ेंगे हम। कोई मैटर रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग, क्लियर है। तो कौन कौन से मैटर कंसीडर नहीं किए जाते हैं आर्बिट्रेशन के लिए? सबसे पहले देखो आपका मैटर रिलेटिंग टू डाइवर्स, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, लुनेसी प्रोसीडिंग, गार्डियनशिप ऑफ माइनर, पब्लिक चैरिटी, चैरिटेबल ट्रस्ट, टेस्टामेंट्री विल ऑन द बेसिस ऑफ विल आ गया, मैटर रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। क्लियर है बेटा, कोई डाउट है इसमें? बताओ बेटा वेद व्यास, कोई डाउट? नो सर। रविंदर, नो सर। मैटर्स में अभी भी डाउट है क्या रविंदर आपको? नो सर, नो सर। ठीक है ना। ये बेटा देखो, जो टाइम बार डेप्थ है, देख मैं समझाता हूँ। टाइम बार डेप्थ कहने का मतलब है जैसे कि आर्बिट्रेशन। अब जैसे कि मेरे ऑफिस में मैं काम करता हूँ, ठीक है ना। अब ऑफिस में काम करते करते मेरे जो मनी, जैसे मेरा जो क्या कहते हैं सैलरी, सैलरी मुझे टाइम से नहीं पे किया गया, जैसे तो मेरे को वो बेनिफिट क्लेम नहीं किए गए, तो मैंने कोर्ट केस में न जाके एक आर्बिट्रेशन का केस फाइल कर दिया। वो आपका आर्बिट्रेशन के केसेस में इन्वॉल्व कर दिया गया है, ठीक है ना। वो आपका क्या हो गया, टाइम बार क्लेम हो गया। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो और अच्छे एग्जांपल्स इसको बता दूंगा, ठीक है ना। अभी आज की क्लास में बस आपको बेसिक इंफॉर्मेशन लेनी है और कुछ नहीं लेना, ठीक है। आगे चलूं बेटा मैं? यस सर। जी। इसके बाद देखो आप, फिर बेटा हमें क्या पढ़ना है, आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल। सो बेसिकली पहले को ये नहीं करते हम, हाँ, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अब ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता क्या है, देखो आप। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या है बेसिकली, ये जो नोट्स है ना बेटा, पहले मैं ऐसे थ्योरी नोट्स से लिखवा के करवा रहा था, तब क्या था पैटर्न, वो था आपका रिटर्न था। अब 3 सालों से इन्होंने एमसीक्यू कर रखा है, आगे भी एमसीक्यू रहे तो सही रहेगा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो सही है। तो तब मैंने ऐसे थ्योरी लिखवाया था, तो रखे हुए मेरे पास अभी भी हैं, तो मैं उनको ज्यादा यूज नहीं करता क्योंकि थोड़े अच्छे से दिखते नहीं है। आपके जो नोट्स कंप्यूटराइज होते हैं, वर्ड फाइल में ज्यादा प्रिफरेबल होते हैं पीडीएफ फॉर्म। तो देखो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आपका सेक्शन 7 में आता है। अभी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है क्या, जब एक जब सारे के सारे पार्टी सबमिट करते हैं क्या, arbitration of all dispute whether arisen or not in case of agreement whether contractual or not। so basically agreement जिसमें सारे के सारे पार्टी सबमिट करते हैं arbitration डिस्प्यूट का। क्लियर है बेटा, कोई डाउट है इसमें? उसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ठीक है। बताओ बेटा, डाउट है इसमें? क्लियर है। अब इसमें देखो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है। सबसे पहले जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो आपका राइटिंग में होना चाहिए। राइटिंग में क्या क्या आएगा, टेलीग्राफ, ईमेल, टेलेक्स, एनी अदर कम्युनिकेशन जो प्रोवाइड करते हैं प्रूफ ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का, ठीक है ना। अब ये एसेंशियल एलिमेंट्स है किसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही है।
इसमें जो डिस्प्यूट है वो आपका प्रेजेंट या फिर फ्यूचर मैटर का होना चाहिए। आर्बिट ये दिख रहा है ना बेटा, विजिबल है ना ये रविंदर और ये वेद व्यास आपको? दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। अब ये थोड़ा छोटा छोटा समय हाँ क्या है छोटा ना, है पर दिख रहा है। वो कैमरा की क्वालिटी उस समय सही नहीं थी, ठीक है ना, जिस मोबाइल से क्लिक किया था फोटो मैंने। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सेल इन द फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेटर क्लॉज और इन सेपरेट एग्रीमेंट, यानी कि आर्बिट्रेटर क्लॉज क्या होता है? जब आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है तो क्लॉज बनाया जाता है। उस क्लॉज के अंदर बताया जाता है कि कितने, अभी पढ़ेंगे बेटा कॉम्पोजिशन में पढ़ाएंगे हम, कि कितने, अगर कोई इंडिविजुअल को अपॉइंट किया गया, अगर कोई कंपनी अपॉइंट करती है तो कितने आर्बिट्रेटर होते हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किस फॉर्म में होना चाहिए आपका? आर्बिट्रेटर क्लॉज में होना चाहिए या फिर सेपरेट एग्रीमेंट में होना चाहिए। अब ये इंक्लूड क्या क्या करेगा देखो आप, इट इंक्लूड ऑल द प्रोविजंस विच आर एप्लीकेबल टू द आर्बिट्रेशन। क्लियर? तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन अराइज होता है आपसे कि आर्बिट्रेशन वर्बली हो सकता है क्या? बताओ बेटा नो नो वेद सर, व्यास रविंदर। नो सर, नो सर, No, sir. इट मस्ट बी इन रिटन फॉर्म। क्यों वर्बली क्यों नहीं हो सकता है? ये प्रूफ के लिए रिटर्न ही चाहिए होगा सर। क्या प्रूफ के लिए? एग्रीमेंट का, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का प्रूफ के लिए रिटर्न नहीं चाहिए होगा ना। वर्बल का जो है हाँ आगे करेक्ट आके है बेटा। कोई पार्टी मान लो मना कर दिया तो। करेक्ट है बेटा, ठीक है ना। सो बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में हमने पढ़ लिया, ये बेसिकली फर्स्ट सेकंड पार्टी दोनों के ऊपर बाइंड करता है, ठीक है ना। ये आपका राइटिंग में होना चाहिए, राइटिंग में जो इंक्लूड करेगा टेलीग्राफ, ईमेल, टेलेक्स और एनी अदर एग्रीमेंट जो एक प्रूफ दिखाता है किसका, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का। इसमें सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैसा होगा, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो ये आपका सेल इन द फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज और सेपरेट एग्रीमेंट। अब इसके बाद देखो ये इंक्लूड करता है सारे प्रोविजन जो आपके एप्लीकेबल है आर्बिट्रेशन के लिए, ठीक है ना। अब बेटा इसके बाद देखो अब आता है कॉम्पोजिशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पोजिशन है। अब कॉम्पोजिशन कहने का मतलब है, अगर मैं आर्बिटर ट्रिब्यूनल की, देखो आर्बिट्रेटर की बात करूं तो आर्बिट्रेटर क्या होना चाहिए? दो जैसा आर्बिट्रेशन में अगर पार्टी अग्री, देखो आर्बिट्रेशन में कितने होते हैं? दो होते हैं। कैसे? जैसे मैं आर्बिट्रेशन का केस लेके गया हूं तो आर्बिट्रेटर जो इंडिविजुअल है वो तो एक फर्स्ट आर्बिट्रेटर हो गया और एक होता है सेकंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो उसका मेन हेड होता है। क्लियर है ना यहाँ तक? तो अगर इंडिविजुअल की बात की जाए तो दो पार्टीज होती है जिसमें एक मेन आर्बिट्रेटर होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन कौन होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? क्लियर है। फिर देखो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल इंक्लूड करता है ग्रुप ऑफ आर्बिट्रेटर व्हेन पार्टीज एग्रीज टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल इट शैल नॉट एक्सीड 3। ये आपका एक्सीड नहीं करता किसको? 3 को, ठीक है ना। सो बेसिकली आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में कितने होने चाहिए आपके? 3 होने चाहिए। तीन तीन कौन होने चाहिए? एक तो मेन आर्बिट्रेटर होगा, मैंने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था, मेन आर्बिट्रेटर होगा, फिर सब आर्बिट्रेटर इसका एजेंट या हेल्पर होगा आर्बिट्रेटर का, और थर्ड कौन होगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर की क्वालिफिकेशन क्या होती है? एक रिटायरिंग जज होता है, ठीक है। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है इसमें? क्लियर। अगर मेरा मेरा केस छोटा सा है तो मैं आर्बिट्रेटर अपॉइंट करता हूं जिसमें दो होते हैं, एक मेन आर्बिट्रेटर, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अगर मेरा केस बड़ा है तो मैं आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल के पास जाऊंगा जिसमें 3 होते हैं। एक फर्स्ट पार्टी कौन होता है आपका? आर्बिट्रेटर। सेकंड कौन होता है? सब आर्बिट्रेटर। एंड थर्ड वन कौन होता है आपका? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। क्लियर है रविंदर, वेद व्यास? कोई डाउट है बेटा इसमें? यस सर, क्लियर। अब इसके बाद देखो फिर आता आपका, एक मिनट पहले मैं जो जो चीजें है ना थोड़ी इजी को वो कर लेते हैं। अवार्ड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अवार्ड?
बताएंगे बेटा रविंदर वेदव्यास अवार्ड क्या होता है? आर्बिट्रेशन का जो जजमेंट है उसको यहाँ पर अवार्ड बोला गया है सर, जो हाँ वेरी फाइनल गुड। अभी वर्डिंग है जी। करेक्ट है। रविंदर आप कुछ बोलना चाहेंगे बेटा इसमें? जी सर, अवार्ड तो यही होता है गिवन बाय आर्बिट्रेटर्स। हाँ करेक्ट है बेटा। अवार्ड क्या है? एक आर्बिट्रल अवार्ड एक फाइनल जजमेंट है किसका? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का ऑन द मैटर रेफर टू इट, जो मैटर उसमें रेफर किया गया। ये फाइनल डिक्लेरेशन होता है। एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है? डिक्लेरेशन, डिक्लेयर बाय द कोर्ट, ठीक है ना। तो एडजुडिकेटेड वर्ड आए, एडजुडिकेशन आए तो डिक्लेयर होता है मतलब। as ये declare by the tribunal or the parties of own choice, it is binding on the manner as the decision of the court। ये इंक्लूड क्या करता है? इंटरिम अवार्ड इंक्लूड करता है। अब इसके एसेंशियल वैलिड अवार्ड क्या है? सबसे पहले आपका राइटिंग में होना चाहिए। हमने पढ़ा अवार्ड क्या होना चाहिए आपका? राइटिंग में, ओरल नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर कोई लैंग्वेज एग्रीड अपॉन, लैंग्वेज जैसे कि आप कोई जर्मनी कन्वेंशन, अभी फॉरेन अवार्ड पढ़ेंगे ना तो फॉरेन अवार्ड में दो पढ़ेंगे बेटा, एक जिनीवा जिनीवा वाला और एक न्यूयॉर्क वाला। तो जिनीवा वाले में तो जर्मन की लैंग्वेज होगी, तो जो अवार्ड का लैंग्वेज है वो एग्रीड, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड पार्टीज के बीच में डिसाइड होना चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है बेटा? यहाँ तक डाउट है किसी को? क्लियर है। इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, ये फॉलो करेगा एग्रीमेंट को जो नॉट परपोर्ट टू डिसाइड मैटर नॉट विद इन द एग्रीमेंट। ये वो मैटर वो ये मतलब अवार्ड वो मैटर को कंसीडर नहीं करेगा जो इनअप्रोप्रिएट है किसके साथ? विद द एग्रीमेंट के साथ, ठीक है ना। अब जो फाइनल अवार्ड होता है वो क्या होता है आपका? फाइनल रहेगा और एक फाइनल बाइंडिंग देगा सारे मैटर्स पे। इट मस्ट बी सर्टन, ये सर्टन है, क्लियर है, पॉसिबल टू परफॉर्म। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है इसमें? क्लियर है। बताओ बेटा कोई डाउट है? रविंदर वेदव्यास? नो सर, नो सर, नो। अब बेसिकली आपका डेटेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए आर्बिट्रेटर से इन द प्रेजेंस ऑफ पार्टी। ये बेसिकली आपका डेटेड और साइंड होना चाहिए आर्बिट्रेटर से इन द प्रेजेंस ऑफ पार्टी। इट मस्ट बी लीगल, मस्ट बी इन कंफर्मिटी विद द पावर कंटेन इन द रेफरेंस। ये आपका एक लीगल रहेगा, मस्ट कंफर्म रहेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। इसमें फॉर्म एंड कंटेंट्स क्या क्या है आर्बिट्रल अवार्ड के? सबसे पहले देखो सेक्शन 31 से डील करते हैं, इसके भी सेक्शन प्रोवाइड कर दूंगा बेटा, ठीक है ना, क्लास एंड में। सबसे पहले देखो आर्बिट्रल अवार्ड क्या आपका राइटिंग में होना चाहिए, एक राइटिंग में होना चाहिए। ये एक रीजन को स्टेट करेगा जो एग्रीड होना चाहिए पार्टीज से, ठीक है। इसके बाद ये सारे के सारे आपके डेटेड और साइंड होंगे किससे? आर्बिट्रेटर से। इसके बाद देखो ये स्टेट करता है क्या? प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन। जो आर्बिट्रल अवार्ड है इसमें आपका लोकेशन होगी किसके? आर्बिट्रेशन, जहां पे आर्बिट्रेशन फाइट किया जा रहा है, यानी कि डिसीजन लिया जा रहा है आर्बिट्रेटर का। फिर लास्ट एक साइंड कॉपी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड मस्ट बी डिलीवर्ड टू ईच ऑफ द पार्टीज टू द रेफरेंस। एक साइंड कॉपी आर्बिट्रल अवार्ड किसको डिलीवर कर दी जाएगी? टू द ईच पार्टी ऑफ रेफरेंस। क्लियर है बेटा? डाउट है किसी को? आर्बिट्रेशन और अवार्ड में डाउट है बेटा? अवार्ड में, अवार्ड हमने समझ लिया एक फाइनल डिसीजन है जो कोर्ट के द्वारा, ये आर्बिट्रेटर के द्वारा दिया जाता है। अब ये अवार्ड सारे पार्टीज के लिए फॉलो होता है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी दोनों के लिए फॉलो होता है। ये आपका राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है ना। राइटिंग के बाद देखो आप, ये आपका सर्टेन क्लियर होना चाहिए। एक साइंड कॉपी किसके पास चली जानी चाहिए? पार्टीज टू द रेफरेंस, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद आता है एडिशनल अवार्ड। जैसे एडिशनल अवार्ड कहने का मतलब है, अब अवार्ड से मैं हैप्पी हूँ,
बाइंडिंग अपॉन ऑल पार्टीज है, बट जो सेकंड पार्टी वो हैप्पी नहीं है अवार्ड डिक्लेयर जो किया गया है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, देखो आप इस केस में क्या कर सकते हैं, पार्टी एक नोटिस देगा, पार्टी क्या करेगा, एक नोटिस देगा टू द अदर पार्टी में रिफ्यूज विद इन 30 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। ठीक है ना, यानी कि अवार्ड डिक्लेयर होने के बाद 30 दिन के अंदर किसके लिए अप्लाई किया जाएगा, एडिशनल अवार्ड के लिए अप्लाई किया जाएगा। ठीक है ना, अगर मान लो ये एडिशनल अवार्ड एक्सेप्ट मतलब 30 दिन के लिए मैंने अप्लाई कर दिया, अभी अप्लाई करने के बाद कब तक इसका फाइनल डिसीजन आ जाना चाहिए, एडिशनल अवार्ड का 60 days तक। क्लियर है बेटा, बताओ इसमें डाउट है? ओके सर, क्लियर है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है देखो अगर एडिशनल अवार्ड को दिया जा रहा है तो ये कब तक होना चाहिए आपका, 30 days तक अप्लाई करना चाहिए, और अब इसको फाइनल इसका जजमेंट कब तक आ जाना चाहिए, विद इन पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम डेट ऑफ सच रिक्वेस्ट। क्लियर है बेटा, इसके बाद को आप अब जैसे एक पॉइंट है, ये आपका थ्योरी क्वेश्चन में बनता है। ठीक है ना, जो थ्योरी में देते हैं आर्बिट्रेशन के सब्जेक्ट में आता है कि ये टॉपिक करा दूं, एक दो टॉपिक, फिर क्लास को हम एंड करते हैं, क्योंकि आज बच्चे कम है बेटा, तो मैं कम ही पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा। नेक्स्ट क्लास में मैं आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन को एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा और एक डिटेल। ठीक है ना, तो देखो हम आर्बिट्रल अवार्ड को कब वैलिड नहीं मानेंगे, केसेस वेयर आर्बिट्रल अवार्ड आर नॉट कंसीडर्ड वैलिड। वैलिड कहाँ कंसीडर नहीं किया जाएगा? सबसे पहले देखो, एक पार्टी टू द आर्बिट्रेशन सफर फ्रॉम द वांट ऑफ कॉम्पिटेंसी, यानी कि आर्बिट्रेशन में फाइनल कंक्लूजन नहीं आया है। सेकंड, आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या है, इलीगल है। क्लियर है बेटा, और वॉइड है। ठीक है, बताओ बेटा। ओके सर। इसके बाद देखो, कंसर्न पार्टी वाज नॉट गिवन प्रॉपर नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर। जो कंसर्न पार्टी है उसने एक प्रॉपर नोटिस नहीं दिया अपॉइंटमेंट का ऑफ आर्बिट्रेटर का। इसके बाद देखो, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है, नहीं अडॉप्ट किया गया इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट। फिर देखो, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने एक्ट किया विदाउट जुरिडिक्शन के बिना एक्ट किया है, या फिर कोई अवार्ड डील कर रहा है विद अ डिस्प्यूट नॉट फॉलोइंग विद इन द टर्म्स ऑफ सबमिशन ऑफ आर्बिट्रेशन। सो बेसिकली हमने इसमें क्या पढ़ा, देखो हम समझेंगे सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड में। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, देखो जो पार्टीज आर्बिट्रेशन के लिए, अगर वो एक फाइनल मतलब फाइनल कंप्लीटनेस नहीं दिखा रहा है तो आपका सेटिंग असाइड कर दिया जाएगा। सेकंड देखो, आप जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो आपका इलीगल और वॉइड है। इसके बाद देखो, कंसर्न पार्टी को एक प्रॉपर नोटिस नहीं दिया गया किसका, आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल प्रॉपरली फॉर्म नहीं किया गया है। प्रॉपरली फॉर्म करने का मतलब है जिसमें 3 मेंबर नहीं है। ठीक है ना, तो मैंने आपको क्या बताया, आर्बिट्रेशन कराने के लिए कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है, 2% की। एक आपका मेन पर्सन होगा, सेकंड आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। ठीक है ना, और अगर आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल को अपॉइंट कर रहे हैं हम तो कितने होने चाहिए, 3 पर्सन होने चाहिए, एक मेन आर्बिट्रेटर, सब आर्बिट्रेटर, और द थर्ड वन इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक, इसके बाद देखो फिफ्थ पॉइंट है, आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल एक्टेड विदाउट जुरिडिक्शन। आपका आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल है वो बिना जुरिडिक्शन के एक्ट किया गया है। ठीक है ना, फिर लास्ट देखो, जो अवार्ड डील कर रहा है डिस्प्यूट के साथ, ये आपका नॉट फॉलोइंग विद इन द टर्म्स ऑफ सबमिशन टू द आर्बिट्रेशन। क्लियर है बेटा यहाँ तक? सर एक डाउट है, इन केस हाँ बोलो बोलो। either of the party is not satisfied with the award, so they cannot he may apply for। हाँ बोलो बेटा, आप बोलो पहले फिर बताता हूँ। नहीं सर, बस यही पूछ रहा था। तो वो क्योंकि
सेक्शन 34 में वो कंडीशन तो है नहीं कि इफ पार्टीज आर डिससेटिस्फाइड। कहाँ बेटा, ऊपर कराया मैंने? नहीं, ये सेक्शन 34 में ही सर, अवार्ड को चैलेंज करना तो। अच्छा, तुम्हारे बताया ना, ही में अप्लाई फॉर द एडिशनल अवार्ड विद इन पीरियड ऑफ 30 days of such, then after the period of 30 days final request must be generated within a period of 60 days। यस सर, सो ठीक है विद इन ना? 60 days ही गॉट द अवार्ड फॉर द एडिशनल रिलीफ, वो भी उसे हाँ, मिल जाता यस, है। वेरी गुड। बट हाँ, दूसरी वेरी पार्टी गुड। इससे डिससेटिस्फाइड होती है, तो फिर क्या रेमेडी है सर? अब तो ये एडिशनल अवार्ड में तो सेटिस्फाइड होना ही पड़ेगा ना बेटा। अब पहला है तो जो मतलब, डिसीजन दिया उसमें नहीं है, तभी तो हम दूसरा एडिशनल करवा तो रहे। मतलब एडिशनल अवार्ड सर चैलेंज नहीं कर सकते ना हम लोग? नहीं, एडिशनल नहीं कर सकते। ठीक है ना? ओके ये आपके ओके। ऊपर बेयर एक्ट में है, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें पता है कि जो ऊपर मैंने नोट्स दिए पूरे थ्योरिटिकल हैं, तो शायद आपको सही ना लगे। ठीक है, क्योंकि बेटा मेरा क्या, मैं देख बेयर एक्ट भी दे देता हूँ, साथ में अपने भी नोट्स देता हूँ, तो बच्चे जिसको भाई जो पसंद है वो उससे करे, और मैं किसको मना करूँ। ठीक है ना? तो देखो, इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर शैल नॉट बी इवन नंबर, यानी कि एक ऑड 1 पर्सन होना चाहिए। ड्यूटीज राइट, हाँ देखो, ग्राउंड्स ऑन विच आर्बिट्रेटर में बी टर्मिनेटेड और रिमूव्ड करेंगे हम अभी। टाइप्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड में 4 होते हैं। ठीक है, ग्राउंड्स, एक मिनट बेटा, फिर कैंसिलेशन आ गया ना, एक नंबर को आखिर में देखता हूँ। ये नीचे है बेटा, हम करेंगे। ठीक है ना रविंदर? अभी ओके स्किप सर। कर दो इसे। इसमें बेटा हम आर्बिट्रेशन कांसिलेशन में क्या क्या चीजें करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। आर्बिट्रेशन एंड कांसिलेशन में बेटा हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो लोक अदालत पढ़ेंगे। लोक अदालत है किसी को नॉलेज? नो सर। है लोक अदालत किसी को नॉलेज? सर जनरल नॉलेज है वेद कि व्यास। कोर्ट की बहुत ज्यादा पेंडेंसी होती है, तो लोकल एरिया वाइज जो है कोर्ट जो है केसेस को सेटलमेंट करने के लिए एक लोकल अदालत टाइप का जो है हाँ हाँ, स्टार्ट वेरी करते गुड वेरी गुड। हैं। लोक अदालत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफी अच्छे नोट से प्रिपेयर किया गया। लास्ट में आप चेक करेंगे ना, तो सारी लोक अदालत की इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आपका जो आर्बिट्रेशन है, उसमें पूरा एक आर्बिट्रेशन का एक्ट है बेटा, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे बता देता हूँ। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, अवार्ड, टाइप्स ऑफ अवार्ड, एडिशनल अवार्ड, सेटिंग असाइड कैसे करते हैं, इम्पॉसिबिलिटी कैसे होती है, फेलियर कैसे होती है, लोक अदालत क्या होता है, जिनीवा कन्वेंशन क्या है, फिर आपका न्यूयॉर्क के फॉरेन अवार्ड के बेटा 2 टाइप्स ऑफ फॉरेन अवार्ड हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, एक न्यूयॉर्क और एक जर्मनी का। ठीक है ना? फिर आपका लोक अदालत कैसे अपॉइंट किया जाता है। ठीक, लोक अदालत कितनी तरह की होती हैं, लोक अदालत में क्या क्या केसेस आते हैं। बेसिकली लोक अदालत, जैसे हमें वेद व्यास ने बताया, उन्होंने एकदम करेक्ट बताया, लोक अदालत आपका अपॉइंट कब किया जाता है, जब बहुत सारी संख्या में, बेसिकली एक मोटर व्हीकल्स के लिए होता है लोक अदालत। ठीक है ना? जैसे मेरा चालान 5000 का है, उसको मेरे को 10,000 का है, 20,000 का है, मैं चाहता हूं कम से कम में छूट जाऊं, तो मैं क्या करूंगा, लोक अदालत में अप्रोच करूंगा। लोक अदालत को पीपल कोर्ट भी कहा जाता है। पीपल का कोर्ट, यानी कि एक पर्सन का कोर्ट कहा जाता है, नॉर्मल पर्सन का कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, कोई डाउट है बेटा? बताओ किसी को। रविंदर, वेद व्यास। नो सर। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने इतने कंसर्न टॉपिक रखा है। ठीक है ना? आज हम इतना पढ़ेंगे नहीं बेटा, वैसे भी बच्चे कम है, ज्यादा नहीं है, फिर उनका छूट जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा स्पीड में करेंगे इसे। ठीक है, सर जो 9th पेपर होगा प्रैक्टिकल का, उसमें क्या होगा?
हमारे सिलेबस में। हाँ वेरी गुड। अभी बेटा क्लास एंड नहीं करते, 5-10 मिनट अगर डाउट है तो पूछ लो। जो फाइनल पेपर होगा ना आपका, वो फाइनल पेपर एक दिन डिसाइड किया जाएगा। जैसे आपका पेपर अगस्त में, पिछली बार अगस्त में हुआ था, ठीक है ना? जी एग्जाम हुआ था, तो अगस्त में एग्जाम होने के बाद आपका जो पेपर है वो प्रैक्टिकल किसी एक दिन बुलाया जाएगा बेटा, ठीक है ना? तो उस एक दिन जाकर आपको अपना प्रैक्टिकल देना है पूरा, ठीक है? प्रैक्टिकल में क्या होता है सर? बेसिकली वाई वाई होता है या समथिंग एल्स? किसमें बेटा? प्रैक्टिकल में मतलब वाई वाई होगा या और भी कुछ होता है? वाई वाई होगा, पर्सनल कुछ ओके चीजें पूछ लेंगे, प्लांटिव डिफेंडेंट क्या होता है, ठीक ओके है ना? अभी वैसे मूट कोर्ट कोर्ट तो होगा नहीं, जब आप सेकंड ईयर में जाते हो जी तो मूट कोर्ट आता है, अभी उसका ओके नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल एक दिन जाके हो जाता है बेटा, एक दिन जाओगे आराम से हो जाएगा। जी और कोई डाउट? ठीक है, अभी अगस्त में बेटा एग्जाम दो, एग्जाम देने के बाद आपका प्रैक्टिकल होगा। ये प्रैक्टिकल अक्टूबर या नहीं सितंबर में हो जाएगा। अगस्त, पूरा अगस्त पेपर चलेगा, जी सितंबर में एक दिन आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, और अक्टूबर के आखिरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? जी अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना मथुरा वाले, अच्छी बात है सर, जल्दी ये करें। आप। हाँ सेंसर भी सही खाली बात है हो बेटा, जाएगी। जी ठीक है ना? तो हम ओके सर। अपना, हमारा जो कोर्स है, मेरा जो टारगेट है, मैं तो कोर्स आपका ये जून तक करा दूंगा बेटा, पूरा फिनिश, ओके सर। ठीक है ना? और जुलाई में अगर टाइम रहा तो हम वो करेंगे, पेपर सॉल्व। रिवीजन। जी हम्म, ठीक है। और कोई बताओ डाउट? बाकी क्लियर है सर। बताओ बेटा रविंदर, यस कोई नो सर, डाउट? नो सर। तो आज की क्लास को हम इतना रखें क्या? ठीक है सर। ठीक है ना, आज की ओके क्लास में सर। ज्यादा नहीं रखा हमने, ठीक है बेटा, जी आप सब जा सकते हो। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। ठीक है बेटा।